हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम कैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके मॉड्यूल 1 के चैप्टर 5 दैट इज फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, इस पर हमारी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। राइट। तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द वेरियस जो थिंग्स हैं, वेरियस फैसिलिटीज दिए गए हैं एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को। ओके। तो दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला तो एक्सपोर्टर रिलेटेड जो फैसिलिटीज है वो हम देखेंगे, देन इंपोर्टर रिलेटेड फैसिलिटीज वी विल बी हैविंग अ लुक। तो पहले पार्ट में वी आर हैविंग अ लुक की ये सारे जो फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, गाइडलाइन सेट किए जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, ये सब का बेसिस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज फैसिलिटीज। ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस ट्रेड इन इंडिया ये गवर्न किया जाता है फीमा के एक्ट के तहत, एंड रेगुलेशंस आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। ऑल्सो पॉलिसीज जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड दैट इज डीजीएफटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, उसके तहत, एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत। इसके साथ साथ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स। ऑब्वियसली ये किसी भी पॉलिसी या लॉ के ऊपर नहीं है, बट ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लाइक यूसीपी 600, जिसके तहत लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड चीजें आपको पता चलती हैं, इवन इनको टर्म्स, ये सब। ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि हेल्प करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1958, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स। आरबीआई प्रमोट यहाँ पर कर रहा है इसे, एंड फॉरेक्स मार्केट्स को डेवलप करने के लिए लाया गया है। अब पूरा रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज का किस तरीके का है, वो हम देख लेते हैं इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वी हैव सर्टेन जो हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स हैं वो सब आते हैं। तो ऑथराइज्ड डीलर्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 वाले सारे फॉरेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे कैन बाय एज वेल एज सेल। ठीक है। बट कैटेगरी 2 वाले क्या है, दे कैन नॉट सेल, दे कैन ओनली बाय। ये एक्चुअली एफएफएमसीज होते हैं, दैट इज फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स होते हैं। इनका अलग से लाइसेंस दिया जाता है। एंड कैटेगरी 3 वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं हु आर गोइंग टू फाइनेंस दीज टू विद रेस्पेक्ट टू देयर एक्टिविटीज। ठीक है। तो आरबीआई कैटेगरी 1 एंड 2 को मेनली जो है अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है, एंड इनसे रिलेटेड गाइडलाइंस वगैरह देता है। एंड सीबीआईसी इज देयर व्हिच इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये रेगुलेट करता है ड्यूटी पेमेंट्स से रिलेटेड चीजों को। ठीक है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर वी हैव डीजीएफटी, कस्टम्स है, एसईपीसी है। ठीक है। विद डीजीएफटी एंड कस्टम्स आर रिलेटेड टू बोथ। डीजीएफटी इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। एसईपीसी इज सर्विस एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, तो इसके अंडर मिनिस्ट्री के अंडर ये है। देन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मेटी के अंदर वी हैव एचटीपीआई, दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट से रिलेटेड चीजों को, जो इससे रिलेटेड आपको रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज वगैरह डिजाइन किए जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड। ठीक है। ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस, एक्सपोर्टर गाइडलाइंस क्या है। तो सबसे पहली चीज, तो जो भी पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, आईईसी कोड। इस कोड से कोड जो है डीजीएफटी के द्वारा दिया जाता है, और ये कोड हर एक का ट्रांजैक्शन एंड करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड कोड किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट इसके पास होना चाहिए, अगर वो सर्विस रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्रॉम सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या फिर फेडरेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन एफआईईओ के द्वारा। सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर है तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर के पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके। अब एक्सपोर्ट्स जब ये किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स के थ्रू दोगे। तो ये एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो गुड्स के लिए, एक तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए। नॉर्मल गुड्स के लिए एनीथिंग अदर देन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो ईडीएफ फॉर्म है, एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्सपोर्ट है तो सॉफ्टेक्स फॉर्म है, नॉन फिजिकल फॉर्मेट में। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसके थ्रू शिपिंग बिल्स वगैरह प्रोसेस किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और ईडीएफ का जो कॉपी है उसे कस्टम को सबमिट किया जाता है, ऑल ऑफ दिस। अब कस्टम्स का यहाँ पर क्या रोल है, एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनके ईडीएफ्स को एक्सपोर्ट किया
उनके ईडीएफ को जो है अप्रूव किया जाता है बाय द कस्टम्स एंड एक एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी को थमा दिया जाता है टू द एक्सपोर्टर्स कि भाई आपका जो सामान है वो एक्चुअली शिपिंग बिल जो है वो इस तरीके से और आपका सामान जो है जाने लगा है। हैंड्स ऑफ कॉपी ऑफ शिपिंग बिल टू द एक्सपोर्टर, शिपिंग बिल की कॉपी जो है वो दे देता है टू द एक्सपोर्टर, जिसे एक्सपोर्ट कंट्रोल सॉरी एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी कहा जाता है। ईडीएफ फॉर्म में यहाँ पर जो है ईडीएफ को अप्रूव किया गया है जो कि ऑथराइज्ड डीलर को सबमिट किया जा सकता है, यानी कि फॉर्म अप्रूव हो गया है, आपके शिपिंग जो है जा चुकी है। देन कुछ ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिन्हें ये इस तरह का ईडीएफ फॉर्म को जो है देने की जरूरत नहीं होती है। कौन से एक्सपोर्ट्स ऐसे एग्जेम्प्टेड है? अब यहाँ से फैसिलिटीज शुरू होते हैं, ये तो सारे रिक्वायरमेंट्स है बट यहाँ से फैसिलिटीज। तो सैंपल्स है गुड्स के, पब्लिसिटी के मटेरियल है, लेट्स से सैंपल्स है, उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो दे डू नॉट नीड एनी ईडीएफ फॉर्म। पर्सनल चीजें हैं ट्रैवलर्स के उनके साथ है या फिर अलग से वो ले जा रहे हैं तो दोज डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ईडीएफ फॉर्म टू बी सबमिटेड। ships, stores, transshipment cargo, goods supplied under the सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नेवल एयरफोर्स अथॉरिटीज वगैरह से रिलेटेड अगर उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है तो दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। गिफ्ट्स जो कि ले जाए जा रहे हैं 5 लाख रुपी या उससे कम के वैल्यू के हैं तो उनके लिए ईडीएफ की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट इंजन जो री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं बट उन्हें री इम्पोर्ट किया जाएगा ऑफ टू मॉडिफिकेशन रिपेयर्स एक्सेट्रा, तो उसके लिए आप एक एक्सपोर्ट कर रहे हो एंड उसे री इम्पोर्ट करोगे तो दिस डज नॉट नीड एनी ईडीएफ फॉर्म। गुड्स इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस, इसके लिए भी जो भी री एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया जा रहा है एंड एक्सपोर्ट किया जा रहा है जो कि वापस से अपने जो ओरिजिन पॉइंट है वहां पर पहुंच जा रहा है तो दैट डज नॉट नीड एनी फॉर्म। यहाँ पर एटलीस्ट ईडीएफ फॉर्म तो उसके लिए नहीं चाहिए। डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एसटीपीआई के द्वारा जो है ये गुड्स वगैरह भेजे जा रहे हैं बाहर या फिर इंपोर्ट किए जा रहे हैं री एक्सपोर्ट के लिए। गुड्स जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं जिन्हें डिफेक्टिव माना गया है, हमने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए बट उन्हें डिफेक्टिव माना गया बाहर तो वी आर इंपोर्टिंग इट अगेन तो दैट विल बी एक्सपोर्टेड अगेन। सो इस वजह से इस पर ईडीएफ फॉर्म की जरूरत नहीं है। गुड्स इंपोर्टेड लोन बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट। रिप्लेसमेंट गुड्स जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा डेफिनेटली गुड्स सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग सब्जेक्ट टू री इम्पोर्ट, ठीक है, बाहर भेजा गया टेस्टिंग के लिए री इम्पोर्ट किया जाएगा। डिफेक्टिव गुड्स इंडिया में लाए गए हैं इंडिया से बाहर भेजे गए एंड उन्हें री इम्पोर्ट किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स जो कि आरबीआई के द्वारा परमिट किए गए हैं टू बी एग्जेम्प्टेड, ऑल ऑफ दोज आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है टाइम लिमिट्स यहाँ पर क्या है तो एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ऑथराइज्ड डीलर है उन्हें 21 डेज में आपको सबमिट करना है और इससे ज्यादा टाइम लगता है तो रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपोर्टर होना चाहिए और इसके अलावा कोई और रीजन नहीं होना। कोई और रीजन होगा तो आपको जो है कंपेंसेट करना होगा। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बिल्स के रिपैट्रिएशन को रियलाइज करने के लिए 9 मंथ्स के अंदर अंदर एक्सपोर्ट डेट एक्सपोर्ट जो किया गया है उसके सामने पेमेंट जो है 9 मंथ्स के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अगर वेयर हाउस में चीजें हैं और वेयर हाउस में यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया बाहर कंट्री में वेयर हाउस में रखा हुआ है सो एज टू सेल इट तो इसके लिए 11 मंथ्स दिया गया बिकॉज इट नीड्स टाइम, ठीक है। और या फिर एस सी सेड एस टी पी वगैरह है तो 9 मंथ्स है और यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो एक फॉर्म जो है ऑथराइज्ड डीलर को देना पड़ेगा कि 9 मंथ से ज्यादा जो है लगेगा वो पैसे आने में, देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड। नाउ पेमेंट मेथड इसका क्या है? फीमा ने जिस तरीके से दिया है फॉरेक्स का ऑथराइज्ड डीलर या एक्सपोर्टर के थ्रू ये पेमेंट वगैरह हो जाना चाहिए। यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, पेमेंट ऑर्डर, नॉस्ट्रो अकाउंट, पेमेंट एफसीएनआर एनआरए अकाउंट बायर का जो है उसके थ्रू किया जा सकता है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंडियन रुपीस के थ्रू किया जा सकता है, नेपालीज एंड भूतनीज पीपल कर सकते हैं एंड गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम के थ्रू भी एससीजेड में ज्वेलरी यूनिट्स को किया जा सकता है, ठीक है। अब कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक्सपोर्ट्स के जिन पर जो कि एसीयू के थ्रू होते हैं। एसीयू, व्हाट इज एसीयू? एशियन क्लियरिंग यूनियन। तो इसमें कई सारे कंट्रीज ने एक यूनियन बना ली है क्योंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस उनके ऐसे होते हैं। देखिए एक ने एक कंट्री 1 ने कंट्री 2 को 100 रुपीज
भेजे, $100 भेजे, इसने वापस 50 भेजे, इसने इसको 50 भेजे, फिर इसने इसको 100 भेजे। इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज जो एशिया में हैं वो एक दूसरे में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इन ट्रांजैक्शन, लेट्स से ये वाला जो ट्रांजैक्शन है इसका अगर हम नेट निकालेंगे तो ये इसने इसको 100 भेजना है, इसने इसको 50 भेजना है, कैंसिल करो तो सिर्फ वन हैज टू सेंड टू 50 रुपीज, इतना हम लोग कर दे, $50 या तो इतना हम लोग कर दे तो दैट वुड बी इनफ, है ना। तो इसका नेट निकाल के जो यूसेज ऑफ फॉरेन करेंसी उसको भी कम करने से रिलेटेड काम किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ एसीयू। एसीयू इज अ नेट सेटलमेंट के लिए इसे एस्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स तेहरान में है। इसका आइडिया 1974 में आया था यूएनईएससीएपी को, एंड 1974 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। यूएनईएससीएपी इज अ we can say institution or organization of अंडर यूनाइटेड नेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, फॉरेक्स का यूसेज कम करना और नेशनल करेंसीज में सेटलमेंट करने से रिलेटेड। करेंसीज जो अलाउ किए गए हैं फॉर ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कौन कौन से है? यूएस डॉलर, यूरो एंड जापानीज करेंसी। कौन कौन से मेंबर्स हैं? BBIIMM ठीक है। व्हाट आर दीज? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेशनल नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम अगर आपको याद है तो यू कैन रिमेंबर एनपीएस एट द एंड, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। देन सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फ्रॉम एसीयू मेंबर्स किस तरीके से की जा रही है? ये सेटलमेंट किया जा रहा है सेपरेट अकाउंट्स के थ्रू। अगर म्यांमार या नेपाल, भूटान के साथ करना है तो देन एनी फ्रीली एक्सचेंजेबल फॉरेन करेंसी के थ्रू ये सेटलमेंट किया जा सकता है, इवन विद ईरान एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ये तो मेंबर्स है जो एसीयू के पार्ट है, ये 9 मेंबर्स। अब 9 मेंबर्स के अलावा कोई और के साथ अगर आपको ये ट्रांजैक्शंस करने हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो वो कैसे करना है? अदर देन एसीयू मेंबर्स, पेमेंट इन रुपीस होना चाहिए ऑन द अकाउंट ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन एनी कंट्री इन दिस ग्रुप। पेमेंट इन एनी अदर परमिटेड करेंसी किया जा सकता है, यूएस डॉलर्स, पाउंड, यूरो। एडीज जो है अदर देन बायर किसी और को पे करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। Right? So these are the various norms. Now let us answer this question. Which among the following countries is or are not present in the Asian Clearing Union? ACU में कौन सा country present नहीं है इनमें से? इंडिया, ईरान, इंडिया, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक है। That is BBIIMMNPS। ठीक है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। So Afghanistan तो इसमें नहीं है. So D is the right answer. Now moving, which among the following exports are exempted from export declaration form as per regulation 4 of FEMA regulations? ठीक है। तो trade samples, yes, this is exempted, free payment, free of payment. Gifts अगर दिए जा रहे हैं which are not more than 5 lakh rupees in value, yes, this is also exempted. Goods imported free of cost for re-export basis, yes, this is also exempted. ठीक है। तो 1, 2 and 3 यहाँ पर जो है exempted है, so D is the right. So we have discussed a lot of things related to exporters. Exporters से related जो facilities हैं उन पर discussion हम कर चुके हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मीनिंग इन सब चीज़ों का क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द फैसिलिटीज, एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस क्या है, रेमिटेंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ फैसिलिटीज से रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे हैं। लेट अस हैव अ लुक कि कौन से एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। Okay, so here we are talking about the first facility, that is agency commission on exports. Agency commission इस नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो भी एजेंसी exports से related activities को support कर रही है, that agency is going to get the commission यानी कि payment। ठीक है। तो how is this commission paid? या तो फिर this is paid by exporter to the authorized dealers which are the banks। ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है? Here we have the exporter who is going to export the goods। ये किसको एक्सपोर्ट करेगा? ये इंपोर्टर को एक्सपोर्ट करेगा। अब ये इंपोर्टर को डायरेक्टली नहीं करेगा, यहाँ पर पेमेंट सारे जो हैं इसके ऑथराइज्ड डीलर बैंक के थ्रू होगा। ठीक है। इसी तरीके से इंपोर्टर का एक रिसीविंग बैंक होगा एंड दैट बैंक इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट एंड ये पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। ये एरो यहाँ पर इस वजह से गलत होगा, दिस विल बी द करेक्ट प्रोसेस। ठीक है। तो ये जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक है फॉर डूइंग दीज फैसिलिटीज, ये एक्चुअली कमीशन या पेमेंट जरूर लेगा। तो दैट कमीशन एक्सपोर्टर देता है टू द ऑथराइज्ड डीलर बैंक, वेरी सिंपल। तो ये यहाँ पर मोस्टली होता कैसे है? इट इज नॉट गोइंग टू पे डायरेक्टली,
ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट नहीं करेगा। इम्पोर्टर जो पैसे लौटा रहा है तो वो पैसे भी इस तरीके से डायरेक्ट एरो दैट इज नॉट करेक्ट, ऐसे आएगा इम्पोर्टर बैंक देन एक्सपोर्टर बैंक के पास। अभी एक्सपोर्टर बैंक को ये पैसे एक्सपोर्टर को लौटाने हैं, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर बैंक एडी बैंक इज गोइंग टू कट इट्स कमीशन, ठीक है, डिडक्ट करेगा थ्रू द रेमिटेंस। तो दैट इज व्हाट रेमिटेंस और डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू जो भी है वो ऑथराइज्ड डीलर्स को मिल जाएगा। सिंपल वे ऑफ पेमेंट। और ये सारी पेमेंट्स डिक्लेयर्ड होते हैं ओवर द ईडीएफ या सॉफ्टेक्स फॉर्म। आई होप यू रिमेंबर ईडीएफ फॉर्म्स एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स है, जहां पर गुड्स रिलेटेड एक्सपोर्ट्स अगर किए जा रहे हैं यू हैव टू डिक्लेयर थिंग्स देयर। सॉफ्टेक्स फॉर्म इज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। और ये दूसरी चीज यहाँ पर ये अगर किया जा रहा है तो सारा चीज यहाँ पर डिक्लेयर्ड होगा। शिपमेंट जो है कंप्लीटली हो चुका है, उसके बाद जब पेमेंट हो रही है देन द एडी बैंक इज गोइंग टू डिडक्ट दिस। ये चीज इन फॉर्म्स में अगर डिक्लेयर नहीं है तो रीजन बताने के बाद रेमिटेंस को अलाउ किया जाना चाहिए, यानी कि रीजन बताया जाए कि क्यों ये इंक्लूड नहीं किया है, तभी ये रेमिटेंस अलाउ किया जाएगा, तभी एडी बैंक उसे कट करके एक्सपोर्टर को देगा। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस हियर एंड दीस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। नाउ मूविंग ऑन, रिडक्शन इन द इनवॉइस वैल्यू। तो कई बार हमने दो तरह के जो पेमेंट्स है, वी हैव द एक्सपोर्टर अगेन, ये एडी बैंक वन है, देन इम्पोर्टर का बैंक है, देन इम्पोर्टर। ये चीज हमेशा ही याद रखिए। तो यहाँ पर हमने ये देखा, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग इज करेक्ट इन द ट्रेड ट्रांजैक्शंस वी हैव सीन इन मेनी केसेस इन द प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो। तो हम ये देख चुके हैं कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हैं एंड द गुड्स दैट आर गिवन दोज आर करेक्ट, देन द पेमेंट इज कमिंग। ठीक है, पेमेंट आ रही है। और ये पेमेंट जो है दो तरीके की हो सकती है, पहला तो ऑन साइट हो सकती है पेमेंट, दूसरा हो सकता है यूजेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस या फिर पेमेंट जो है लेटर ऑन की जा रही है। तो जब यूजेंस होता है इसका कुछ पीरियड होता है, लेट्स से 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के बाद आई एम गोइंग टू पे, बिकॉज मैं वो प्रोडक्ट देखूंगा, इंपोर्टर कहेगा कि आई विल हैव अ लुक एट द प्रोडक्ट, आई विल यूज इट एंड आफ्टर दैट ओनली आई एम गोइंग टू पे। तो अगर एक्सपोर्टर एग्री कर जाता है तो 9 मंथ्स के बाद उसको पेमेंट मिलेगा। नाउ द थिंग इज, इफ द पेमेंट कम्स बिफोर 9 मंथ्स, लेट्स से इस यूजेंस बिल पर इसने 6 मंथ्स के अंदर ही पेमेंट कर दिया है, तो ऐसे में जो 9 मंथ्स तक ये पूरी फैसिलिटी और सारा एंगेजमेंट एडी बैंक के साथ हो रहा है एक्सपोर्टर का, तो यहाँ पैसे ज्यादा लग रहे हैं जो कि एक्सपोर्टर जो है कट के तरफ से कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर ये 6 मंथ्स में ही वापस लौटा देते हैं, ऐसे में क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट या फिर एक्स्ट्रा वैल्यू मनी वैल्यू डिफरेंस एंड एक्सचेंज रेट रिलेटेड सोच कर एडी बैंक ने एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट लगाया था कि हाँ ये पैसे मुझे बाद में मिल रहे हैं, ऐसा उस पर कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है बिकॉज 6 मंथ्स, तो दैट मनी हैज टू बी रिटर्न्ड या फिर दैट मनी शुड नॉट बी डिडक्टेड व्हाइल गिविंग द मनी बैक टू एक्सपोर्ट। ये चीज है रिडक्शन इन इनवॉइस वैल्यू उसे कहते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज वेरी क्लियर। यूजेंस बिल पर अगर अर्ली पेमेंट आ जाती है तब, ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड एट स्टिपुलेटेड रेट, ये बेंचमार्क जो अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स हैं उसके बेसिस पर ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके उसे स्केल डाउन किया जाता है। और ये सीधा सीधा जो है नहीं किया जा सकता, कितना रिड्यूस किया जा सकता है, देयर इज ए लिमिट, परसेंटेज लिमिट है। इफ एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड सेंट फॉर कलेक्शन, तो एक्सपोर्ट बिल जो है वो नेगोशिएट कर दी गई है, यानी कि इस पर कितना पेमेंट आएगा ये सब देख लिया गया है, एंड वो पेमेंट जो है एक्चुअली सम पार्ट ऑफ इट हैज बीन रिलीज टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, रिडक्शन टू बी अप्रूव्ड जो है वो लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है पहले का जो वैल्यू था इनवॉइस का उसमें 25% या उससे कम की डिफरेंस होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेस्पेक्ट ऑफ कमोडिटीज नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्टर जो है वो आरबीआई के कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। वी हैव सीन के आरबीआई कॉशन लिस्ट बनाता है बेस्ड अपॉन द ईडीपीएमएस एंड आईडीपीएमएस। तो ईडीपीएमएस के बेसिस पर एक्सपोर्टर्स का कॉशन लिस्ट बना हुआ है कि इन लोगों के साथ जो है बिजनेस करते हुए एक्सपोर्टर्स के साथ यू शुड बी रियली केयरफुल, और ये लिस्ट होता है फॉर द एडी बैंक्स। ठीक है, तो इस लिस्ट में एक्सपोर्टर का नाम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रिडक्शन का परसेंटेज विदाउट परसेंटेज रिस्ट्रिक्शन हो सकता है अगर एक्सपोर्टर 3 साल से बिजनेस में है, ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्टरी है, उसका एक्सपोर्ट बिल्स के आउटस्टैंडिंग यानी कि पेमेंट जो पेंडिंग है वो 5% से कम है पिछले 3 साल के अगर बिल्स देखे जाए।
इफ ऑल ऑफ दीज आर अग्रीड अपॉन ओनली देन बिना परसेंटेज के ये काम किया जा सकता है। अब क्लेम्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स आर एक्सपोर्ट आपने कर दिया और फिर उस पर पेमेंट मांग रहे हो, दैट इज अ जेन्युइन क्लेम। तो ये क्लेम एक्सपोर्ट बिल देकर इंपोर्टर से किया जा सकता है, जो नॉर्मल क्लेम है, और इसके लिए एक्सपोर्टर जो है आरबीआई के कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। देन देयर इज द प्रोविजन ऑफ रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। लेट्स से यहाँ पर इंपोर्टर को जो गुड्स मिले हैं वो उन्हें सही नहीं लगे, अब एक्सपोर्टर यहाँ पे क्लेम कर रहा है, पैसे मांग रहा है, बट द गुड्स दैट यू हैव डिलीवर्ड आर नॉट गुड। ठीक है, गुड्स आर नॉट गुड। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, आपको उसे री इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप री इम्पोर्ट कर रहे हो और कुछ पेमेंट कर दी गई है, उसे रिफंड करना होगा टू द इम्पोर्टर। ठीक है, और ये पेमेंट वगैरह करने पर कई बार कई सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट के यूटिलाइज किए जाते हैं बाय द एक्सपोर्टर्स। तो ऑब्वियसली वो फैसिलिटीज तो वापस नहीं लिए जाएंगे, बट ये जो पैसे हैं, नेट वैल्यू है, वो तो रिटर्न की जाएगी। तो ऐसे में एडी बैंक्स को ड्यू डिलिजेंस ऑफ एक्सपोर्टर, बोनाफाइड्स ऑफ ट्रांजैक्शन सारे इंश्योर करने होते हैं, सर्टिफिकेट इश्यू कराना होता है डीजीएफटी या कस्टम अथॉरिटीज की तरफ से कि कोई भी इंसेंटिव जो अवेल किए गए हैं उन्हें सरेंडर नहीं करवाया जा रहा है, और अंडरटेकिंग लिया जाना होता है कि विद इन 3 मंथ्स ये इम्पोर्ट जो है, जैसे ही पता चला है विद इन 3 मंथ्स ये किया जाएगा। सारे प्रोसीजर्स नॉर्मल इम्पोर्ट से रिलेटेड उनको फॉलो करना होता है, यानी कि नॉर्मल इम्पोर्ट से रिलेटेड कस्टम्स के थ्रू होकर आएगा, जो भी टैक्स पेमेंट है, ड्यूटी पेमेंट है, वो सब किया जाना होता है। नाउ इफ एट ऑल देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, जैसा मैंने कहा यूजेंस 9 मंथ्स का है बट वी नीड 12 मंथ्स, तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ्स की एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, जो कि टाइम पीरियड है। ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंडीशंस है कि वो ईडी या सीबीआई के अंडर नहीं होने चाहिए, उनके यानी कि उनके इन्वेस्टिगेशन के अंडर नहीं होने चाहिए। एडी कैटेगरी बैंक वन जो है, नॉर्मल एडी बैंक है हमारा, तो वो एक्सपोर्टर हैज नॉट बीन एबल टू रियलाइज एक्सपोर्ट। इस चीज को इंश्योर करना है कि ये जो है सिचुएशन हुआ है जहां पर लिमिट का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, इसमें एक्सपोर्टर की गलती नहीं है और ये कंडीशंस एक्सपोर्टर के कंट्रोल के बाहर हैं। इसके साथ साथ डिक्लेरेशन दिया जाना है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है उसका एक्सटेंड किया जा रहा है पीरियड, इससे रिलेटेड डिक्लेरेशन दिया जाना है। राइट, ये चीज ध्यान में रखनी है। साथ के साथ 1 साल से ज्यादा का भी ये एक्सटेंशन जो है मिल सकता है। तो अगर ये 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन मिल रहा है तो एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग 1 मिलियन है उससे कम, या 10% पिछले 3 साल में जो भी आउटस्टैंडिंग है उससे कम होना चाहिए। एक्सपोर्टर अगर केस फाइल कर देता है बायर के अगेंस्ट कि आप लेट कर रहे हो, तो सारा एक्सटेंशन जो है मिल सकता है, जितना भी अलग अलग एंटिटीज डिसाइड करते हैं, और ये सारा कुछ ईडीपीएमएस पे रिकॉर्ड किया जाना होना चाहिए। इसमें जो कंडीशंस इसके अलावा और कोई चीज है तो आरबीआई का रीजनल ऑफिस से आपको प्रियोर अप्रूवल लेना होगा उसको इम्प्लीमेंट एंड उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ साथ अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल्स पर कई बार जो है राइट ऑफ किया जा सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट गुड्स वगैरह जो है भेज दिए गए हैं या फिर गुड्स नहीं भेजे गए हैं। कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो पेमेंट है उससे कैंसिल कर दिया जाता है कि जरूरत नहीं है पेमेंट करने की। ऐसा हो सकता है अगर जो इम्पोर्टर है वो कई बार वो बैंकरप्ट हो जाता है, इम्पोर्टर के पास पैसे नहीं है देने के लिए, ऐसा कुछ कुछ हो जाता है और कई चीजें हो जाती हैं। तो चीजों को सेटल करके उस पेमेंट को राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपोर्टर हु हैज नॉट बीन एबल टू रियलाइज आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ड्यू। ठीक है, एक्सपोर्टर को पैसे नहीं मिले हैं, और ये सेल्फ राइट ऑफ एक्सपोर्टर जो है अगर करना चाहे तो 5% एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट ईयर जितना भी एक्सपोर्ट किया है उसका 5% वैल्यू को ही वो कैंसिल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि सारे डील्स कर रहे हैं और सब कुछ कैंसिल किए जा रहा है। एसईजेड यूनिट में अगर है तो 10% तक ये लिमिट दी गई है। एडी बैंक खुद करना चाहता है कि हाँ ये एक्सपोर्टर की तरफ से मैं कैंसिल करूँ तो 10% तक कर सकता है, और क्यूमुलेटिव बेसिस पर ये सारा कुछ जो है किया जाता है। कंडीशंस क्या है इसके लिए, ओवरसीज बायर इंसॉल्वेंट है, केस जो है एम्बेसी फॉरेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा सेटल किया जा रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं वाइल गोइंग देयर, एंड ये एप्लीकेबल है जहां पर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली एक्सपोर्टर के द्वारा डिस्पैच किए गए हैं टू द ओवरसीज कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनमेंट के केसेस में भी ये किया जा सकता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन इज द डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द अकाउंट। ठीक है, नॉस्ट्रो ऑस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में भी हैव सीन, तो इन अकाउंट्स में अगर रिसीव होता है दैट
देन इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल्स, डेट ऑफ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट चार्ज, ये सारी चीजें आपके अकाउंट में जो है आ रहे हैं जिस जिस भी डेट पे, दैट इज द डेट ऑफ रियलाइजेशन। अब फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में सबसे पहला है ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है, आरबीआई फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करने को देता है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, जो भी इंडियन बैंक्स हैं उनके ब्रांचेस में, राइट। तो एक्सपोर्टर्स इसको कर सकते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स और एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए इंडिया के बाहर भी वो ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट को खोल सकते हैं। पार्टिसिपेंट जो कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां से सेल प्रोसीड्स उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ यूएस में और काफी सामान जो है वहां पर बेचकर आ रहा हूँ, तो मुझे यूएस में जो मेरी इंडियन बैंक का ब्रांच है या फिर उसका करस्पॉन्डेंट बैंक है, वहां पर आई कैन ओपन ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, और इस सेलिंग से जो भी मेरे पैसे हैं वो मैं वहां पर स्टोर कर सकता हूँ लेटर ऑन टू बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज व्हेन आई कम टू इंडिया बैक, ठीक है। 1 मंथ के अंदर रिपैट्रिएट करना होगा इसे। इंडियन एंटिटीज रेसिडेंट जो इंडिया में है विद बैंक आउटसाइड इंडिया, दे कैन डू दैट। इंडियन बैंक हो या फिर आउटसाइड इंडिया कोई बैंक है उसमें भी किया जा सकता है। एसईजेड के अंदर किया जा सकता है बिकॉज एसईजेड एज यू नो इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर ऑल इकोनॉमिक पर्पसेस, उससे एक फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, तो यू कैन गो देयर एंड डू दैट एडी बैंक जो इंडिया में है उसके द्वारा। डायमंड डॉलर अकाउंट, तो कई बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं बाय पीपल हु आर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द डायमंड बिजनेस, ठीक है। डायमंड बिजनेस में जो लोग हैं वो लोग ये करते हैं जहां पर इनको जो है काफी ट्रांजैक्शंस हाई वैल्यू के करने होते हैं, तो इनके लिए स्पेशल अकाउंट बनाया जा सकता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स, जो कि एटलीस्ट 2 इयर्स जो है इस बिजनेस में है। 2 इयर्स से बिजनेस में है, टर्नओवर इनका 3 करोड़ है, उससे ज्यादा एवरेज है और ये लगभग 5 तक डायमंड डॉलर अकाउंट्स को खोल सकते हैं। देन एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये तीसरा टाइप ऑफ अकाउंट है। इंडियन रेसिडेंट जो है एडी बैंक 1 में खोल सकता है। 100% पूरा जो भी उसका एक्सपोर्ट रिलेटेड पेमेंट है उसमें डाल सकता है। कन्वर्ट करना है इसे रुपीस में, जैसे आज मुझे पैसे मिले हैं तो नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेट के अंदर आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीस, ठीक है। वहीं छोड़ने देना, इसका नेचर है करंट अकाउंट है, ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज या लोन इस पर आप क्लेम नहीं कर सकते, आपको नहीं मिलेगा। देन देर आर वेरियस केसेस सिनेरियोज जहां पर आपको ईडीएफ भरने से जो है छूट मिलती है, दैट इज कॉल्ड ईडीएफ वेवर, यानी कि एक फॉर्म भरना होता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, वो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है कई केसेस में। व्हाट आर दोस केसेस, अगर आप सैंपल्स भेज रहे हो फॉरेन, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो किसी को 5 लाख से कम का, अगर आप गुड्स भेज रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्हें आप वापस से जो है, या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो री एक्सपोर्ट करने के लिए एसईजेड यूनिट्स में से, देन रिपेयर वगैरह टेस्टिंग के लिए आप सामान बाहर भेज रहे हो और वो री इम्पोर्ट करेंगे, तो जहां पर भी री इम्पोर्ट री एक्सपोर्ट किया जा रहा है वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन कम देने की जरूरत पड़ती है। ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया जा रहा है उससे रिलेटेड है, या फिर एसईजेड यूनिट्स में आपको कोई वेवर मिला है 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन 3 इयर्स तक का, या फिर एक्सपोर्टर्स जो जेम्स एंड ज्वेलरी है उन्हें वेवर मिला हुआ है कि 1 करोड़ या फिर 2% एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट जो भी वो कर रहे हैं, इसमें इसको उन्हें फॉर्म के थ्रू जो है बताने की जरूरत नहीं होती है 3 लाइसेंसिंग ईयर्स तक, ठीक है। देन फार्मा कंपनीज को 8% ऑफ देयर 8% से ज्यादा एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स, उससे ज्यादा हो रहा है तभी उन्हें ईडीएफ फॉर्म भरना होगा, ठीक है। बाकी कैटेगरीज आरबीआई के द्वारा जो है दिया जा सकता है एक्सपोर्ट वेवर। अब कई बार एक्सपोर्ट्स जो आप कर रहे हो उस पर आपको लेट्स से $100 मिल रहे हैं और कुछ चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो और उन पर पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट करने वाला और इंपोर्ट करने वाली एंटिटी सेम है, लेट्स से यूएस में डेविड से आप ले रहे हो एंड आप यहाँ पर इंडिया में राम हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट खेल रहे हो, तो ऐसे में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के वैल्यू को मनी को कैंसिल किया जा सकता है। लेट्स से यू हैव टू रिसीव $100 एंड यू हैव टू पे $50, तो ऐसे में क्या होगा, डेविड हैज टू पे $50 टू राम, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट करके सिर्फ वो ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, दैट कैन हैपन, बट देयर आर कंडीशंस
कि यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से ईडीपीएमएस आईडीपीएमएस रूल्स के हिसाब से ये सब होना चाहिए। सेम कैलेंडर ईयर में ये होना चाहिए। गुड्स जो है गुड्स के सामने सर्विसेज दे रहे हैं सेम वैल्यू के, दैट विल नॉट बी अलाउड। गुड्स के सामने गुड्स, सर्विस के सामने सर्विस, वही अलाउ किया जाएगा। बायर सेलर सेम होने चाहिए। सेम ग्रुप ऑफ एसोसिएट कंपनीज के बीच में ये चीज परमिटेड नहीं है। लेट्स से इसका जो है ब्रांच है इंडिया में, तो उन दोनों के बीच में परमिटेड नहीं है। एडी सेटिस्फाइड होना चाहिए यहाँ पर। आफ्टर एंटायर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है एडजस्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड पैसे हैं वो सब भेज दिए गए, एडजस्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद इसे सेट ऑफ किया जा सकता है विद द इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट रिलेटेड मनी आपको $100 रिसीव हो गया है, राइट। यू हैव टू पे $50, तो यू नीड नॉट पे दिस, आप इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और $50 पेमेंट आपको आगे जो है आएगा, राइट, इस तरीके से। तो नेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स अगेंस्ट इंपोर्ट पेबल्स, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स लोकेटेड एससीजेड में जो लोग हैं, अगेन सिमिलर थिंग एसईजेड में भी किया जा सकता है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के सामने। ठीक है, जो एक्सपोर्ट पे रिसीव हो रहा है और इंपोर्ट पे आपको पे करना है, इन दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है। लाइक $100 आर कमिंग टू यू और $50 यू हैव टू पे। सो जस्ट अगर कोई $50 पे कर दे रहा है, दैट वुड बी इनफ, इजंट इट? इसका नेट अगर हम निकालें तो ऐसे किया जा सकता है। जिस भी डेट पर बैलेंस शीट एसईजेड का जो है वो बनाया जा रहा है, एंड ऑन दैट डेट एक्चुअली दिस कैन बी डन। AD बैंक satisfy होना चाहिए with respect to documentary evidence in this regard. ठीक है, those are the things. Now let us answer this question. Exporters may avail EDF waivers for gift where export value is not more than what? ठीक है, A 5 lakh is the right answer here. Which among the following statement is correct with respect to netting of export receivables against import payables? So exporters located in SEZ units are eligible to net of export receivables against import payables. Correct है. This is allowed for both goods and services, same Indian entity and overseas buyer supplier होगा तो yes. ADF can be released before export proceeds have been adjusted. ठीक है, before ने after होना चाहिए. So this is not correct. So 1 and 2 only. A will be the right answer. Already discussed कि ये जो चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फैसिलिटीज जो एक्सपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं एंड देन फैसिलिटीज जो इंपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं। इसमें हमने इनिशियली एक्सपोर्टर्स को क्या फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट विल बी डिस्कसिंग, वो सब देख लिए हैं। और एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस, रेमिटेंसेस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, ये चीजें देख चुके हैं। तो वी आर ऑन द फोर्थ टॉपिक, दैट इज एक्सपोर्ट फाइनेंस। ठीक है, तो एक्सपोर्ट फाइनेंस का इनिशियली फीचर्स क्या होते हैं? ये एक तरीके का फाइनेंस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। वेरी क्लियरली इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ऑफ देयर स्टेजेस ऑफ एक्सपोर्ट, ऑल्सो वेरियस ऑफ देयर वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम ये देख सकते हैं कि इसका मीनिंग हम देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कब ये लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई, ये एक्सपोर्ट फाइनेंस का पूरा जो सेट ऑफ स्कीम्स है 1967 में से लॉन्च किया गया था, काफी पहले। एंड द एम इज की जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है वो प्रोवाइड किया जाए एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, और ये एक्सपोर्टर्स को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है क्योंकि लेट्स से एक एक्सपोर्टर है, उसने अपना सामान एक्सपोर्ट कर दिया, बट कई बार उसको पेमेंट जो है टाइम पे नहीं मिलती या फिर इमीडिएटली नहीं मिलती है। तो ऐसे में एक्सपोर्टर बाकी के जो गुड्स हैं उनको किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए ही रिक्वायर सम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट जो चीजें चल रही हैं, एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कहीं से किसी सप्लायर से प्रोक्योर करता है, तो उस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो सब सुचारू रूप से चलते रहे, इससे रिलेटेड फाइनेंस को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, नॉट दैट मेनी डेज, 90 डेज 180 डेज ऐसे होता है। एंड ये कंसेशनल रेट्स पर प्रोवाइड किया जाता है, रुपी या फॉरेन करेंसीज दोनों में, बिकॉज द एक्सपोर्टर माइट बी इम्पोर्टिंग थिंग्स। ठीक है, तो वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है कि उससे पैसों की जरूरत हो सकती है, राइट। तो ये हम कह सकते हैं प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट दो तरीके से होता है। एक तो वो जो कि एक्सपोर्टर ने गुड्स देने का वादा किया है, ठीक है, किसी इंपोर्टर को, और ये इंपोर्टर को गुड्स सेंड करने से पहले गुड्स को मैन्युफैक्चर करना होगा, उसकी रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे, उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं
उनको अवेल करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो दैट इज कॉल्ड द प्री शिपमेंट या पैकिंग क्रेडिट लोन। यहाँ पर एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, शिपमेंट इन सभी से रिलेटेड जो लोन्स है वो लेता है, और फिर ये सारे एक्टिविटीज बिफोर शिपमेंट जो किए जाते हैं उनको परफॉर्म करता है। देन देयर आर दीज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड आफ्टर द शिपमेंट। शिपमेंट होने के बाद नेक्स्ट शिपमेंट के लिए रेडी करना है, राइट? तो एक्सपोर्ट बिल्स जो है वो सबमिट कर दिए जाते हैं फाइनली, गुड्स वगैरह जो है भेज कर। उसके बाद जो क्रेडिट मिलता है, जो लोन मिलता है, एट दैट स्टेज इट इज कॉल्ड द पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। ठीक है, तो प्री शिपमेंट क्रेडिट दो तरीके के हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट और एडवांसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, ऐसे। तो इन सभी टाइप्स को हम देखेंगे। देन पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस 5 टाइप्स के हैं, जहां पर हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट बिल्स परचेज्ड, डिस्काउंटेड, नेगोशिएटेड। ठीक है, 3 तरीके से एक्सपोर्ट बिल्स को जो है सबमिट किया जा सकता है टू द पर्टिकुलर बैंक जहां से आप ये क्रेडिट लेना चाहते हो। तो एक्सपोर्ट बिल्स परचेज्ड या डिस्काउंटेड, ये पहला है। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके हैं, तो यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट बिल है उसे डायरेक्टली दे दिया जाता है। अब एक्सपोर्ट बिल्स अलोंग विथ एलसी अगर है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, देन वो एक्सपोर्ट बिल्स नेगोशिएट किए जाते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट के सामने जो भी पेमेंट है वो उसका आना जाना ये सब कंफर्म कर दिया जाता है बाय द नेगोशिएटिंग बैंक। तो ये नेगोशिएटेड बिल्स जो हैं वो अगर हैं देन दैट कैन बी यूज्ड। इसके साथ एडवांस अगेंस्ट बिल्स सेंट ऑन कलेक्शन। ठीक है, तो सेंट ऑन कलेक्शन बिल्स क्या होते हैं? तो जैसे एक्सपोर्टर है, इसका एक बैंक होगा जो ये पेमेंट रिसीव कर रहा है फ्रॉम द बायर। अब जो बायर है उसका एक बैंक होगा। ठीक है, तो कई बार ये जो बैंक है, ये बैंक इन पैसों को जल्दी से जो है ला नहीं पाता, या फिर ये बैंक को रिक्वायरमेंट होती है किसी और बैंक की, सो दैट दैट बैंक कैन एक्टिवली मूव इन एंड ये जो पेमेंट है जितने दिन में होनी है उतने दिन में करवा रहा हो। सो दैट इज कॉल्ड द बिल्स सबमिटेड एट ऑन कलेक्शन बेसिस। ठीक है, तो ये जो बिल्स है कलेक्शन बेसिस पर सबमिट किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर बैंक से एक्सपोर्टर कैन टेक सम लोन। बिल्स अगेंस्ट कंसाइनमेंट बेसिस, अगर ये एक्सपोर्टर जो है ये अपने गुड्स को भेज रहा है टू सम पर्सन जो एक कंसाइनी है, और ये पर्सन क्या करेगा, उस गुड्स को लेगा यहाँ पर, नॉट टू यूज फॉर हिमसेल्फ, इन गुड्स को अब फर्दर बेचेगा यहाँ पर लेकर। ठीक है, बेचने के बाद जो भी मनी है उसमें से थोड़ा कमीशन खुद काट के बाकी पैसे जो है ये भेजता है टू द एक्सपोर्टर, ऑब्वियसली थ्रू द बैंक। ठीक है, इस तरीके से अगर भेजा गया है तो इस बैंक से ये लोन ले सकता है अगेंस्ट दैट बिल व्हिच हैज बीन सेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइनमेंट। अब अनड्रॉन बैलेंसेस, तो कई बार ऐसा होता है ये जो एक्सपोर्टर है इसने अपना सामान भेज दिया और इंपोर्टर ने जो पेमेंट है वो सारा पेमेंट नहीं कर रखा है, उसने पेमेंट कर रखा है ओनली 90% तक, क्योंकि अनड्रॉन बैलेंसेस 10% तक ही अलाउ किए जाते हैं, तो 90% पेमेंट उसने कर दिया और बाकी वो देख रहा है कि आई विल चेक द एंटायर क्वालिटी एंड ये वो हेन तेन, इसके बाद थोड़े दिन बाद मैं पेमेंट करूंगा बाकी 10% का। तो ये 90% पेमेंट तो आ गया, बट 10% का पेमेंट कब आएगा? तो इससे रिलेटेड थोड़े से जो है कंडीशंस एंड रूल्स हैं, जहां पर एक्सपोर्टर वो बिल सबमिट करके जो पेमेंट, जो पैसे हैं वो लोन के रूप में ले सकता है बिफोर दिस मनी कम्स। ठीक है, बिफोर द मनी कम्स ये ले सकता है लोन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर 10% से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, ऑल ऑफ दैट वी विल सी। ड्यूटी ड्रॉबैक की यहाँ पर बात की गई है। ये ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या है? एक्सपोर्टर ने कुछ प्रोडक्शन किया, लेट्स से इसे 150 रुपीज का कॉस्ट लगा ऑन ईच यूनिट, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है काफी हाई है इंडिया में, लेट्स से इसकी वजह से 150 लगा, बट इंटरनेशनली 100 रुपीज में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसे में हु विल बी बाइंग दिस, हु विल बी इम्पोर्टिंग दिस प्रोडक्ट, है ना? तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस को कम कर देता है, या फिर किसी तरीके से यहाँ पर हेल्प करता है विद रिस्पेक्ट टू मोस्टली रिडक्शन ऑफ टैक्सेस ओनली। तो इस ये जो है लेट्स से 90 रुपीज का हो गया, तो इट इज नाउ कॉम्पिटिटिव इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है 100 रुपीज, इजंट इट? तो इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक देता है। ठीक है, जो ड्यूटी इज द टैक्सेस, और ये टैक्सेस वापस लौटा देता है टू द एक्सपोर्टर, सो दैट ये प्राइस अपना कम करके यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में काफी सस्ते में बेचे, इन चीजों को सस्ते में यानी कि कॉम्पिटिटिवली बेचे, ताकि प्रॉफिट भी हो एंड जो
एक्सपोर्टर है उसे लॉस ना हो। तो वी विल सी थिंग्स रिलेटेड टू दिस इन डिटेल। अब प्री शिपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्री शिपमेंट में दो हो सकते हैं, प्री सैंक्शन एंड पोस्ट सैंक्शन। तो यहाँ पर विद और विदाउट ऑर्डर या एलसी, एलसी के बिना अगर है कोई भी एक्सपोर्ट क्रेडिट ले रहा है बिफोर शिपमेंट गया है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जहां पर बैंक का पहले का कस्टमर होना चाहिए तभी वो बैंक दे सकता है। वैलिड एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड नंबर उसके पास होना चाहिए, और ये आरबीआई के कॉशन लिस्ट में, स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट ऑफ ईसीजीसी में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी ऑर्डर है उसे एग्जीक्यूट करना, एलसी अगर किया हुआ है एक्सपोर्टर ने तो उसे एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड कैपेसिटी उसके पास है या नहीं, बैंक को ये एसर्टेन करना होगा। साथ के साथ केवाईसी करना होगा, एक्सपेक्टेड टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स वगैरह जो है वो इस पर्टिकुलर लोन के अमाउंट को कवर करने के लिए काफी है या नहीं, वो चीज देखना होगा। इसके साथ जो लोन अमाउंट है वो एफओबी वैल्यू पर होता है। एफओबी वैल्यू इज द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, यानी कि जब प्रोडक्शन होता है तो लेट से किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपीज है। अब ये ट्रांसपोर्ट होगा, वेयर हाउस में कहीं पे जाएगा तो 150 हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के। अब ये ट्रांसपोर्ट होगा फर्दर और ये जाएगा इनटू द डॉकयार्ड, ठीक है। ये जब डॉकयार्ड में चला गया तो शिप के ऊपर रखने के बाद जो सारा ट्रांसपोर्टेशन कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद इट हैज टू एंटर इनटू द कस्टम्स के थ्रू जाना होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का लेट से 30 रुपीज लगा, कस्टम्स अगेन 20 मोर रुपीज लगा वहां पर, ठीक है। तो ये सब जब लगता है देन वी कैन से ये शिप पर जाते जाते 50 रुपीज और इसको लग जाएगा, तो 200 रुपीज होगा फ्री ऑन बोर्ड इसका जो प्राइस है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन से दैट। तो ये पूरा जो कॉस्ट है इसको ऐड करने के बाद फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। अब कई बार सिर्फ बेसिस पर ये चीज होती है, ठीक है। तो ऐसे में एफओबी वैल्यू सिर्फ इज समथिंग जहां पर शिपिंग को भी, शिपिंग का कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाता है, एंड कई बार इंश्योरेंस का कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाता है जो शिपिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एफओबी वैल्यू कैलकुलेट करना है, उस पर ही क्रेडिट दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। एफओबी वैल्यू जो सिर्फ वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू बड़ा है, उसमें से एफओबी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इट कैन बी अराउंड 13 to 14% अगर फ्री टेंड इंश्योरेंस है यहाँ पर, और बाई वाटर अगर ये जा रहा है, ठीक है। अगर बाय एयर ये प्रोडक्ट्स जा रहे हैं तो 25% तक सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। दैट इज द यूजुअल मार्जिन, ये कहा गया है यहाँ पर, ओके। तो दिस इज रिलेटेड टू दिस। एंड देन पीरियड ऑफ पीसीएल, जो भी ये पैकिंग क्रेडिट दिया जा रहा है वो 180 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक्स 180 से 360 डेज के बीच में दे सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर असेसमेंट कस्टमर का। बियॉन्ड 360 डेज अगर दिया जा रहा है तो कंसेशनल रेट्स पे नहीं दिया जाएगा। अब ये सारा जो इंटरेस्ट रेट कलेक्ट किया जा रहा है वो एमसीएलआर के बेसिस पर है। ऑल्सो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डेट इक्विटी रेशियो, बट बाकी नॉर्म्स को बैंक्स को जो है डेफिनेटली इंश्योर करना है कि वो फॉलो कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपोर्टर्स, ठीक है। और एक्सपोर्टर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स प्री एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेजेस को देखकर कंप्लीटली ये दिया जा सकता है। प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट इज जस्ट द टाइमिंग के कब ये क्रेडिट दिया जा रहा है, ठीक है। अब पोस्ट सैंक्शन अगर है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है बैंक्स को जब उसने सैंक्शन कर दिया है कि हाँ लोन ले लो। पीसीएल जो अवेल किया जा रहा है ये लोन, वो सेम ऑर्डर एलसी अनदर बैंक, किसी और बैंक से नहीं लिया हुआ होना चाहिए, या फिर कोई और क्रेडिट ऑन द सेम एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं लिया जाना चाहिए बाय द एक्सपोर्टर, ठीक है। दो जगह से सेम चीजें सबमिट करके नहीं ले सकता वो लोन, ठीक है। दैट तो वो चीज चेक करना होगा बैंक को, क्रेडिट रिपोर्ट देखना होगा, स्टॉक स्टेटमेंट्स जो उसके हैं वो देखना होगा, और स्टैंडिंग क्या है, किस तरीके की है क्रेडिट ओपनिंग बैंक की, जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट को फाइनलाइज किया है उस बैंक से भी पता लगाना होगा, रेगुलेशंस वगैरह के हिसाब से चीजें करी जा रही हैं या नहीं। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जहां जहां से लिया जा रहा है, क्योंकि ईसीजीसी जो है एक्सपोर्ट रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है to all the financing institutions and consignment related और goods related insurance वगैरह प्रोवाइड करता है। तो होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट या होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है ये दो तरीके के होते हैं ईसीजीसी के इंश्योरेंस। पैकिंग क्रेडिट इज प्री शिपमेंट वाला जो सारा क्रेडिट दिया जा रहा है उस पर इंश्योरेंस,
पोस्ट शिपमेंट वाला क्रेडिट जो दिया जाएगा उस पर इंश्योरेंस है, तो होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट इंश्योरेंस इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये जो भी ब्रांच दे रही है वो ईसीजीसी को सारे जो क्रेडिट अमाउंट है वो बताना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, अगर ये चीज भी मिल रही है। इसके साथ साथ जो क्रेडिट दिया गया है पोस्ट ऑफ बिफोर द शिपमेंट, प्री शिपमेंट वाला क्रेडिट यानी कि लोन दिया गया है, उसे लिक्विडेट कब किया जाएगा? ऑन सबमिशन ऑफ रिलेटिव एक्सपोर्ट बिल्स अलाउिंग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक है, और जब ये पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस सैंक्शन नहीं भी किया गया है तो पीसीएल को, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बिफोर द शिपमेंट, शिपमेंट होने से पहले क्रेडिट प्रोवाइड कर दे रहा है, दैट इज पीसीएल, तो ऐसे में जो पोस्ट शिपमेंट है उसको वहां पर अगर हम क्रेडिट अगेन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि ये चीज तो पहले उसने पे कर दी है कि नहीं। ये अगर पे कर दी है देन ओनली पोस्ट शिपमेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये चीज इंश्योर करनी होगी। goods have been shipped, the bank should not continue with a pre shipment, अगर पोस्ट शिपमेंट वगैरह जो है उस सॉरी प्री शिपमेंट का पेमेंट अगर नहीं हुआ है तो पोस्ट शिपमेंट नहीं देना। इन केस ऑफ अलाउिंग पीसीएल एक्सपोर्ट्स डू नॉट टेक प्लेस, पीसीएल अलाउ कर दिया गया बट एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है तो लोकल एडवांस जैसे इंटरेस्ट रेट्स, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट्स अप्लाई हो जाएंगे, उस पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ देयर आर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की लोन के जो टर्म्स है उनको वेरी किया जा सकता है यहाँ पर अगर गुड्स वगैरह जो है एक्सपोर्ट नहीं होते। और बाकी के कोई और गुड्स के प्रोसीड्स, पहले तो सोचा जा रहा था कि एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसके पैसे मिलेंगे तो वो लोन को एडजस्ट करने के लिए यूज कर लिया जाएगा, बट इसके अलावा कोई और प्रोसीड से, किसी और एक्सपोर्ट के प्रोसीड से एक्सपोर्टर के, वो यूज किए जा सकते हैं सो एज टू कैंसिल आउट दिस लोन। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। नाउ स्पेशल केसेस जब पैकिंग क्रेडिट एडवांस दिया जाता है वो है कि यहाँ पर जो पैकिंग क्रेडिट है सब सप्लायर्स को भी दिया जा सकता है, यानी कि जहां से एक्सपोर्टर चीजों को मैन्युफैक्चर करवा रहा है उन सप्लायर्स को भी दिया जा सकता है रुपी क्रेडिट स्कीम के तहत। और बैंक से जो है लेटर ऑफ क्रेडिट, फर्म ऑर्डर वगैरह कंपल्सरीली देना है, इस चीज के पीछे जो है नहीं पड़ बिना पड़े नॉर्मली क्रेडिट प्रोवाइड कर सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट में एलसी इश्यू किया गया है तो वो पक्का पक्का सबमिट करना है, ये चीज होता है। अगर ये बिना सबमिट किए भी बैंक जो है वो अपना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसके कंडीशंस है कि फैसिलिटी, रनिंग अकाउंट नाम का एक फैसिलिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एक्सपोर्टर ने कहा है कि उसे चाहिए, तो then only this type of credit has to be provided without insisting on LC। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ये सारे एलसी के प्रोसीड्स वगैरह आ रहे हैं ये चेक करना होगा। अब कोई ऐसा है जो ऑयल सीड को जो है एक्सपोर्ट ऑफ डी ऑयल्ड केक वगैरह जो है कर रहा है, तो ऐसे में सेल प्रोसीड्स जो लोकल सेल ऑफ ऑयल हुआ है उससे पीसीएल को लिक्विडेट करना होगा विद इन 30 डेज। ठीक है, तो ऑयल वगैरह सेल करने से रिलेटेड कोई कर रहा है तो उसका ऑयल सेल करके उसको जितना भी पैसा मिला है उसको यूज करना होगा बैंक के द्वारा सो एज टू पे द लोन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में है, नेगेटिव कैटेगरी में है तो लाइसेंस लेना होगा विथ वॉट एवर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज द रेगुलेटर। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एडवांस दिया जाता है एक्सपोर्ट बिल्स के अगेंस्ट एक्सपोर्ट होने के बाद। हाँ, यहाँ पर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ जो बैंक है, एडी इज द बैंक ऑथराइज्ड डीलर, तो प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स ये सारे आरबीआई के द्वारा मॉनिटर भी किए जाते हैं, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना है, डॉक्यूमेंट्स फॉरेन बैंक वगैरह को सेंड करने हैं, प्रोसीड्स कलेक्ट करने हैं, सारा काम करना है। इससे रिलेटेड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो वैलिड आईईसी नंबर, कोड नंबर होना चाहिए एक्सपोर्टर के पास, और साथ के साथ एस क्रेडिट और सारे जो ट्रांजैक्शन है उन्हें ईडीएफ और सॉफ्टेक्स फॉर्म्स में जो है क्लियरली मेंशन कर देना होगा। एंड जेन्यून ये जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है ईडीएफ सॉफ्टेक्स फॉर्म के साथ सबमिट किए जाने होते हैं जो बैंक है उसको 21 डेज में, और कई बार अगर 21 डेज में नहीं किया जा रहा है तो बैंक प्रोवाइड कर सकता है कि हाँ आप लेट कर सकते हो बट रीजन आपको राइटिंग में देना होगा, और बैंक अगर एग्री करता है 21 डेज से लेट हो सकता है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने में। और रुपी फाइनेंस प्रोवाइड करना होगा यहाँ पर, और जो
बिकॉज जो पेमेंट आएगा वो तो लेट्स फॉरेन करेंसी लेट्स से डॉलर्स वगैरह में आएगा, बट फाइनेंस जो है वो रुपी टर्म्स में ही मनी दिया जाएगा टू द पर्टिकुलर एंटिटी द एक्सपोर्टर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, पेमेंट जो है प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब पोस्ट शिपमेंट के और भी टाइप्स यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्ट बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड। इसका मतलब है बिल्स जो है वो ड्रॉन ऑन साइट बेसिस, वो परचेस्ड कहा जाता है, यूजेंस दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड। ठीक है, साइट दो तरीके से जैसे ही एक्सपोर्ट्स जो है गुड्स चले जाते हैं तब फिर पेमेंट्स उसके सामने धीरे धीरे आते हैं। तो ये पेमेंट्स के लिए आई थिंक 25 डेज के आसपास का टाइम जो है दिया गया है स्टैंडर्ड, अगर हम देखें जो ट्रांसिट पीरियड है, राइट। तो ये 25 डेज के अंदर अंदर जो पैसे आते हैं उस पीरियड के उस टाइम में अगर पैसे चाहिए जो भी एक्सपोर्टर है सेलर है उससे, तो अगर वो बिल्स ऑन साइट बेसिस हैं तो इमीडिएटली 25 डेज के अंदर ये पैसे आपको मिल जाएंगे। यूजेंस बेसिस है तो 25 डेज प्लस जो भी यूजेंस का टाइम है, लेट्स से 90 डेज का है प्लस कुछ ग्रेस पीरियड है, लेट्स से 50 डेज कुछ है, 60 डेज है, तो दैट हैज टू बी एडेड एंड इसके बाद जो पेमेंट के प्रोसीड्स है वो मिलेंगे। तो ये इस तरह के बिल्स पर भी लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। एक्सपोर्टर जो है एलसी के अंडर लेट्स से कवर्ड नहीं है, हाई रिस्क होता है नॉन पेमेंट का, यहाँ पर बैंक को इंश्योरेंस वगैरह लेना पड़ता है, ईसीजीसी से इंश्योरेंस कवर्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट स्कीम के तहत, रेस्ट्रिक्टेड कवर फ्रॉम ईसीजीसी फॉर एक्सपोर्ट्स। जो भी रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज को अगर ये भेजा गया तो रेस्ट्रिक्टेड कवर नाम का इंश्योरेंस ईसीजीसी से लेना होगा। अब एक्सपोर्ट बिल्स नेगोशिएटेड, जहां पर ये जो डॉक्यूमेंट्स लेकर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को देखकर हाँ सारा चीज सही है और ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसे इशू किया जा सकता है, ये चीज कह दी जाती है, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएटेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्स जो है परचेज डिस्काउंटेड, यहाँ पर एलसी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, बट नेगोशिएटेड में डेफिनेटली होना है एलसी, बिकॉज एलसी के टर्म्स को नेगोशिएट किया जाता है, उसके हिसाब से सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। डॉक्यूमेंट्स यूसीपी 600 को कंप्लाई करने चाहिए, टर्म्स ऑफ एलसी को कंप्लाई करने चाहिए, कोई डिस्क्रिपेंसीज उसमें नहीं होने चाहिए। किस तरह डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या है, शिपमेंट ऑफ गुड्स लेट हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट किया जा रहा है, एलसी के अमाउंट से ज्यादा जो है पेमेंट्स मांगी जा रही हैं, इंश्योरेंस अमाउंट एडुक्वेट नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस का लिमिट 110% ऑफ द बिल अमाउंट ऐसा होना चाहिए, बट अगर वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, इनकरेक्ट ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर है, नंबर ऑफ कॉपीज सही नहीं है, नंबर ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ है, बिल ऑफ लेडिंग जो है वो सही नहीं है, और डेक शिपमेंट जब किया जा रहा है तो एलसी स्पेसिफिकली चीजों को परमिट नहीं कर रहा है जो किए जा रहे हैं। चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग सबमिट किया गया है जबकि परमिट नहीं किया गया है इस चीज को, शॉर्ट शिपमेंट हुआ है, कई सारे जो है डिस्क्रिपेंसीज हो सकते हैं। तो ऐसे में नेगोशिएटिंग बैंक को रेक्टिफाई करवाना होगा डिस्क्रिपेंसीज को एक्सपोर्टर के साथ, और ये जो पेमेंट है नेगोशिएटिंग बैंक कर सकता है फॉर द लोन, बट इसको इंडेमनिटी ऑफ द बेनिफिशियरी यानी कि बेनिफिशियरी का को जो है ट्रस्ट जीतना होगा ऑफ द बैंक थ्रू सम मीन्स, या फिर ये बेनिफिशियरी के बैंक के को जो है ये पैसे दे सकता है कि तुम देख लो ये लोन अमाउंट उसको देना है या नहीं, या फिर जो बैंक है बेनिफिशियरी का उस जिसने एलसी इश्यू किया है उस बैंक के अथॉरिटी के बेसिस पर दिया जा सकता है, यानी कि तुम्हारी गारंटी है ऐसे ऐसे करके ये अमाउंट जो है उस एक्सपोर्टर को दिया जा सकता है, राइट। अब एडवांसेस अगेंस्ट बिल सेंट ऑन कलेक्शन, ये कलेक्शन बेसिस पे बिल्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये कलेक्शन बेसिस पर अगर लेट्स से एक्सपोर्टर है, इसने काफी सारा क्रेडिट लोन वगैरह ले रखा है, तो ये भेजेगा कि भाई फटाफट से मुझे कलेक्शन बेसिस पर जल्दी पैसे चाहिए, तो कलेक्शन बेसिस पर किसी को जो है पॉइंट करके किसी बैंक को रखकर ये कहता है कि फटाफट मुझे पेमेंट चाहिए, तो ऐसा। ठीक है, कलेक्शन बेसिस पर कई बार डीले भी होता है, और ये जो डीले है क्योंकि ये पेमेंट रिसीव होना एंड देन इट हैज टू कम, तो ये डीले जो होता है उसमें एक्सपोर्टर कई बार फायदा हो जाता है एक्सपोर्टर का, क्योंकि आगे जाकर उसके लिए फेवरेबल एक्सचेंज रेट होता है। लेट्स से आज का एक्सचेंज रेट $1 के सामने 80 रुपीज है, बट आगे जाकर क्या है $1 के सामने
85 रुपीज है, तो एक्सपोर्टर को ज्यादा पैसे मिलते हैं डॉलर पेमेंट्स पे, ठीक है, रुपीज में। दैट इसके लिए ये कई बार कलेक्शन बेसिस पर ये चीजें करता है। एडवांस इसके अगेंस्ट दिया जा सकता है क्या? जी हाँ, दिया जा सकता है। तो ये जो एडवांस दिया जाना है इसके कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर जो एडवांस है रुपी फाइनेंस दिया जाता है, एंड कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ट्रांजिट पीरियड है तब तक दिया जाता है। ट्रांजिट पीरियड डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे जो दो तरीके के हमारे बिल्स है, एक तो ऑन साइट बेसिस जिसे डीपी बिल भी कहा जाता है, और यूसेंस बेसिस। तो ट्रांजिट पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जो भी 25 डेज का है वो नॉर्मली नॉर्मल बिल्स के लिए, यानी कि जो ऑन साइट है उनके लिए, और 25 डेज प्लस यूजेंस पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड जब किया जा रहा है, दैट इज फॉर यूजेंस बिल्स। आई होप यू रिमेम्बर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है, वो दो टाइप ऑफ बिल्स। बियॉन्ड दिस पीरियड जो नॉर्मल रेट्स है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से उन्हें अप्लाई करना होगा। और ये करने से पहले बैंक्स को इंश्योर करना होगा कि वो कलेक्शन बेसिस पे ये चीजें कर सकते हैं या नहीं, उसकी अथॉरिटी उनके पास है या नहीं। अब कंसाइनमेंट बेसिस पे ये किया जा रहा है, तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस होते क्या है? अगर एक्सपोर्टर ने गुड्स भेज रखा है तो अनदर सेलर यहाँ पर, तो ये सेलर अब ये गुड्स को रिसीव करेगा कंसाइनमेंट में, एंड ही विल सेल। उसमें से पैसा जो आ रहा है उसमें थोड़ा पार्ट अपना रखेगा, बाकी पार्ट वो भेज देगा। दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बेसिस। तो यहाँ पर डीले हो रहा है जब भी गुड्स को इस तरीके से दिया जा रहा है और उसकी पेमेंट आने में, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ पार्ट जो है सेल हो जाता है, कुछ पार्ट जितना भी कोशिश कर ले ये टाइम पीरियड में वो सेल नहीं हो रहा है, तो वो गुड्स वापस भेज देगा, ठीक है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है? ओवरसीज ब्रांच या करस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल, ये सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास होना चाहिए, और बैंक अपना ओवरसीज ब्रांच के थ्रू क्या चीज डिलीवर की गई है और क्या बेचा जा रहा है, कितना सेल हुआ है, ये सब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और ट्रस्ट रिसीट जो है वो ले सकता है फ्रॉम दिस कंसाइनी। जो लिमिट है, यहाँ जो भी सेल प्रोसीड्स हैं विद इन 9 मंथ्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। 9 मंथ्स का टाइम होता है कि हाँ ये सारा कुछ सेल कर लो। और अगर इंडिया में बहुत ही अच्छे जो है इंडिया ओन्ड अप्रूव्ड वेयर हाउस से ये सामान जा रहा है तो 15 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गारंटी होती है कि पेमेंट आएगी। नेक्स्ट, अनड्रॉन बैलेंसेस के अगेंस्ट क्या एडवांस लिया जा सकता है? तो कई बार एक्सपोर्टर सामान भेज दे रहा है, एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो पेमेंट रिसीव कर रहा है फ्रॉम द इम्पोर्टर थ्रू हिज बैंक, बट ये पेमेंट रिसीव हो रहा है ओनली 90%। और ये 90% इसीलिए क्योंकि एक्सपोर्टर और फर्दर चेक करेगा बाकी चीजों को, एंड 10% बाद में देगा कि सही एक्सपोर्ट्स किए गए हैं या नहीं। ये 90% भी नॉर्मल जो है बिल है तो 25 डेज, और बाकी बिल्स में इट विल टेक 25 डेज प्लस यूजेंस पीरियड, ठीक है, तो वो पूरा उसके बाद मिलेगा। तो इस बीच अगर पैसे चाहिए तो क्या पैसे लिए जा सकते हैं बाय द एक्सपोर्टर in the form of loan from this bank? Yes, it can be done, ठीक है। अनड्रॉन बैलेंसेस हमें समझ में आ गया। परसेंटेज ऑफ कितना परसेंट हो सकता है? 10% से ज्यादा ऐसा जो है बायर रख नहीं सकता अपने पास, ठीक है, यानी कि 90% या उससे ज्यादा उसे लौटाना ही होगा। एक्सपोर्टर एक अंडरटेकिंग देना होगा कि जब ये 10% पैसे वापस आ जाएंगे देन आई विल मेक द 10% पेमेंट ऑल्सो टू द बैंक ऑन द लोन, अगर लोन ले रखा है तो इसकी फॉलोअप बैंक को करनी होगी। एंड द मैक्सिमम ऑफ 90 डेज जो है कंसेशन कंसेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया जा रहा है, तो मैक्सिमम 90 डेज में ये सारा चीज हो जाना चाहिए, पैसे वैसे आ जाने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सारा कुछ जो है जो पैसे रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम द इम्पोर्टर उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। अब एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक्सपोर्टर का कॉस्ट 150 लग रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपीज है, तो ये 50 रुपीज को कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव सम इंसेंटिव के टैक्सेस पर रिटर्न्स आपको मिल जा रहे हैं या फिर जो भी है, जिससे इसके प्राइस को ये कम कर सके और कॉम्पिटिटिव बना सके अपने प्रोडक्ट को इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो इसे एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम कहा जा रहा है। रिफंड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी इसमें दिया हुआ था, बट अब जीएसटी आ गया तो जीएसटी को भी रिफंड कर दिया जाता है। अब बैंक्स ये ड्यूटी ड्रॉबैक के सामने
पेमेंट कर सकते हैं क्या, लोन दे सकते हैं क्या? यस, दे कैन गिव द लोन प्रोवाइडेड कि ये ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा जो है बैंक को सबमिट किए जा रहे हैं। एंड ये ड्यूटी ड्रॉबैक है, इसके साथ साथ ईसीजीसी का जो इंश्योरेंस है वो भी बैंक ने ले रखा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, यहाँ पर एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो, ये चीज जो है, जो भी कस्टम्स है वो सबमिट करेगा कि हाँ भाई इसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, और ये बैंक इसके सामने लियन भी मेंटेन करेगा विद द डेसिग्नेटेड बैंक, ठीक है, इफ इट इज नेसेसरी इन दिस केस, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, यस, एक्सपोर्ट दिए जा सकते हैं। अब कुछ और कंडीशंस यहाँ पर हैं, कुछ और चीजें दी हुई हैं। पीरियड ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर फाइनेंस कौन कौन से टाइप के हैं, 5 टाइप्स हमने देख लिए। अब पीरियड ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स को एक बार देख लेते हैं। तो एनटीपी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। तो 25 डेज का ये सारा जो सेटलमेंट है ऑफ गुड्स, सेंडिंग द गुड्स बाय द एक्सपोर्टर एंड रिसीविंग द पेमेंट बाय द इम्पोर्टर। तो इन चीजों के लिए 25 डेज का टाइम दिया गया। अगर वो फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल्स, अगर वो इंडियन करेंसी में मिल रहा है तो 25 डेज से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आई थिंक इससे थोड़ा डिफरेंट टाइमिंग है, ठीक है। तो डिमांड बिल्स यहाँ पर अगर इमीडिएटली ऑन साइट बेसिस पर है 25 डेज, ऑन साइट नहीं यूसेंस बेसिस पर है तो 25 डेज प्लस यूसेंस पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड, ये सब जो है ऐड करना होगा। दैट विल बी द टाइमिंग फॉर नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का टाइमिंग, ठीक है। इसकी यूटिलिटी क्या है, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस एनटीपी के जितना भी टाइम है 25 डेज के लिए क्रेडिट लिया जा रहा है, तो उस पर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक्स लोन्स दे देते हैं। यहाँ पर साइड बेसिस पर क्या होता है, ड्यूजेंस क्या होता है, उसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है। और जिसका जो मैं बता चुका हूँ, फिक्स्ड, कई बार ये नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड अप्लाई नहीं करता कुछ एक्सपोर्ट्स में, जहां पर ड्यू डेट एक्सपोर्ट बिल का फिक्स्ड है। यानी कि ये कह दिया गया है कि डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ लेडिंग, इनसे रिलेटेड डेट्स वगैरह पता है और उससे ड्यू डेट जो है वो कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो 25 डेज का ये एनटीपी अप्लाई नहीं करेगा इस केस में, ठीक है। और वो जो भी ड्यू डेट कैलकुलेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज बिल्स, दैट विल बी द टाइमिंग जिस पर ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट, क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना होना चाहिए। यहाँ पर बैंक जो है नॉर्मली खास मार्जिन नहीं लेते, लेकिन 10% मार्जिन जरूर ये रखते हैं पैसे, ठीक है। 100 रुपीज का पूरा लोन वगैरह दिया जा रहा है तो 10 रुपीज शुड बी देयर विद द बैंक्स, राइट, जो कि बैंक्स का कमीशन या फिर कुछ इस फॉर्म में वो ले रहे हैं। अब कई बार ये एक्सपोर्ट बिल्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और फर्म ऑर्डर्स, सम बैंक्स जो है 10 to 25% भी ले सकते हैं बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बिल क्या है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोर्टर का क्या है और रिलेशनशिप किस तरह की है एक्सपोर्टर के साथ बैंक की। Okay, so I hope these things are clear. Let us answer this question. The RBI first introduced this scheme of export financing in which year? ठीक है, so the correct answer as we have read is 1967A. अब देखिए which of these statements are correct with respect to advances related to advances जो दिए जाते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट, ठीक है। In this certain commodities are given support by the government in order to make them competitive in the overseas market, ठीक है। तो सर्टेन कमोडिटीज को सपोर्ट दिया जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्यूटी ड्रॉबैक में रिफंड ऑफ जीएसटी भी होता है, सही बात। एडवांस फैसिलिटी अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल्स कैन बी मेड अवेलेबल तो एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल कंटेनिंग ईजीएम, ठीक है। तो अगर ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट आपको पैसे चाहिए तो ईजीएम, ये एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट नंबर होना चाहिए जो कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, एंड इससे जो है ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है, ये सब कंफर्म होता है। यस, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड, थर्ड वन इज आल्सो करेक्ट। सो डी 1 to n वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू बी डिस्कस टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द गोल्ड कार्ड स्कीम एंड ईपीडीएमएस एंड फ्यू अदर थिंग्स, जिससे एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस मिलता है, राइट। फॉर फैक्टरिंग फॉरफेटिंग रिलेटेड डिस्कशंस भी हम करेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यहाँ तक कि फाइनेंस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, व्हाट आर द गाइडलाइंस, रेमिटेंसेस, व्हाट आर द फैसिलिटीज एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, और उन्हीं फैसिलिटीज में से एक है गोल्ड कार्ड स्कीम। सो द नेम इटसेल्फ टेल्स यू कि ये जो स्कीम है काफी जो है डिफरेंट काइंड का एक हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो व्हाट इज दैट स्पेसिफिक फैसिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये गोल्ड कार्ड स्कीम है क्या। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं जो अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट क्रेडिट ले रहे हैं, साथ में उसे पेमेंट कर दे रहे हैं इन टाइम या फिर बिफोर टाइम, ठीक है, उनका बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है,
साथ के साथ उनके जो टर्नओवर्स हैं और जिस तरीके से उन्हें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, दे आर ऑल्सो गुड, सो दैट अगर कोई लोन क्रेडिट लेंगे वो तो दे कैन रीपे थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं अच्छे वाले जो एक्सपोर्टर्स है, दे आर प्रोवाइडेड बेनिफिट्स अंडर द गोल्ड कार्ड स्कीम, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2003-4 में ये लाया गया था। गुड ट्रैक रिकॉर्ड, इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। एंड जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए सारे एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड वेरियस अदर एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोसेसेस उन्हें सिंपल बनाया जाता है। और ये सारे जो है क्रेडिट डिलीवरी रिलेटेड। तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, कैसे एक्सपोर्टर्स को ये प्रोवाइड किया जाता है जो कि क्रेडिट वर्दी हो, जो कि लोन्स ले रहे हैं, दे आर रीपेइंग दीज लोन्स विद इन द गिवन टाइम पीरियड और सही तरीके से। ये एप्लीकेबल नहीं है जो कि ईसीजीसी के द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए हैं ऐसे एक्सपोर्टर्स के लिए। कुछ को ईसीजीसी ब्लैकलिस्ट कर देता है कि भाई ये इनके साथ तो काम नहीं करना है, या फिर दीज आर नॉट पेइंग द मनी ऑन टाइम, या फिर ये जो एक्सपोर्टर्स हैं ये सीरियस नहीं है अपने एक्सपोर्ट रिलेटेड मनी को जो है वापस से रियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपोर्टर्स को ईसीजी से एक्चुअली ब्लैकलिस्ट कर देता है, तो ये एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए, ऑब्वियस रीजन है ये। और किसी का अगर ओवर ड्यू है अपने पिछले साल का जो टर्नओवर है, लेट्स से 1 लाख रुपए टर्नओवर है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ और मेरी टर्नओवर पिछले साल के 1 लाख रुपए है, राइट। तो इस साल जो भी बिल्स मुझे पे करने हैं उनका जो आउटस्टैंडिंग, यानी कि वॉट एवर आई हैव टू स्टिल पे while taking up getting eligible to this gold card scheme, जो अभी भी मुझे पे करना है वो 10,000 से कम होना चाहिए, यानी कि 10% ऑफ वॉट एवर इज द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसका 10% से कम अगर आउटस्टैंडिंग हमारा जो पेमेंट्स वगैरह जो करना है वो है, देन ओनली आपको जो है गोल्ड कार्ड स्कीम का पार्ट बनाया जाएगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। So this is the story related to the eligibility. Now what are the benefits here? Better interest rates provide किए जाते हैं। तो benefits क्या मिलते हैं? Interest rates better है जो भी मिल रहे हैं यहाँ पर, और ये इंश्योर किया जाएगा कि जनरल इंटरेस्ट रेट से तो कम ही हो आपका जो इंटरेस्ट रेट है अगर गोल्ड कार्ड स्कीम के अंडर आप आ रहे हो। प्रोसेस आपके सिंपल हो, क्रेडिट रिलेटेड, क्रेडिट अवेल करने के लिए प्रोसेस पूरा आपके लिए सिंप्लीफाई किया जाता है। कई सारे कैसे सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ऑब्वियसली जो चार्जेस यहाँ पर है, फी स्ट्रक्चर, शेड्यूल चार्जेस, ये सब को कम कर दिया जा रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपका जो पूरा प्रोसीजर है, आपके नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। गोल्ड कार्ड स्कीम आपके पास है तो आपको ज्यादा क्लियरेंसेस और डिफरेंट थिंग्स जो रिक्वायर्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स, वो सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वी विल सी इन डिटेल। तो प्रोसेस सिंप्लीफाई, इंटरेस्ट रेट्स कम किए जा रहे हैं, चार्जेस आपसे कम लिए जा रहे हैं, फी रिलेटेड और नीड बेस्ड फाइनेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। वेन एवर यू रिक्वायर मनी, क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, आप पेमेंट अच्छे से करते रहो, यू हैव अ गोल्ड कार्ड, सो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग more loans if you want in principal limits यहाँ पर for a period of 3 years with the provision for automatic renewal, ठीक है। तो जो भी आपके लोन्स वगैरह है उनका टर्म पीरियड 3 इयर्स तक का हो सकता है। एंड यहाँ पर स्टैंड बाय लिमिट, लेट्स से आपको अर्जेंटली क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अप टू 20%, लेट्स से बैंक्स ने असेस किया है और ये कहा है कि 1 लाख तक का लोन इस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को दिया जा सकता है। नाउ अप टू 20% आपको अर्जेंट बेसिस पे भी इसका 20% जो है वो अर्जेंट बेसिस पर भी दिया जा सकता है इफ यू आर होल्डिंग द गोल्ड कार्ड विथ यू, ठीक है। तो गोल्ड कार्ड स्कीम के पार्ट है आप, यानी कि 20,000 रुपीज तक का आपको जो है ऑन एन अर्जेंट बेसिस दिया जा सकता है, ठीक है। साथ के साथ आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है फॉरेन करेंसी में। तो पैकिंग क्रेडिट क्या होता है? प्री शिपमेंट क्रेडिट, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी। एक्सपोर्टर्स को जो मिलता है शिपमेंट, जो गुड्स उनके हैं वो शिपमेंट करने से पहले दे रिक्वायर मनी सो दैट वो इम्पोर्ट कर सके या फिर जो रॉ मटेरियल है उन्हें प्रोक्योर कर सके और फिर मैन्युफैक्चर वगैरह कर सके। तो प्री शिपमेंट क्रेडिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। नाउ व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स? फास्टर प्रोसेस हो जा रहा है, जहां पर आपका काफी दिन लगते थे, 25 to 15 डेज में ये पूरा प्रोसेसिंग जो है हो जाएगा। 7 डेज फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, रिन्यूअल ऑफ लिमिट्स, एडहॉक लिमिट वगैरह चेंज करना, तो 7 डेज में ये चेंजेस हो जाएंगे। कार्ड होल्डर्स के लिए क्रेडिट रिलेटेड प्रोसेसिंग 25 to 15 डेज।
और अगर आपको अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं एंड यू आर अनेबल टू प्रेडिक्ट कि ये चीज ये भी आना था, तो दैट बिकम्स अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर्स में होता ये है कि आपके पास आपको जो प्रोडक्शन करना होता है या फिर आप किसी सप्लायर से उसे सोर्स कर रहे हो, तो वहां से सारा सामान एक्सपोर्टर को ले लेकर रखना होता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, जो इन्वेंट्री आप स्टोर कर रहे हो इन द वेयर हाउस या फिर कहीं भी, तो उसकी रिलैक्सेशन मिल जाती है, क्योंकि इन्वेंट्री की लिमिट्स होती है कि हाँ, इससे ज्यादा जो सामान है आप नहीं स्टोर कर सकते फॉर बीइंग एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो उन लिमिट्स को रिलैक्स कर दिया जाता है फॉर द गोल्ड कार्ड, अंडर द गोल्ड कार्ड स्कीम। आप इसके साथ साथ ईसीजीसी से इंश्योरेंस वगैरह लेने के लिए बैंक्स जो है ईसीजीसी से इंश्योरेंस लेते हैं। किसके लिए? एक्सपोर्टर को अगर बैंक का क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक एश्योर रहने के लिए ईसीजीसी से यहाँ पर जो है लेता है एक क्रेडिट गारंटी इन द फॉर्म ऑफ एन इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस लिया जाता है एंड बैंक देन गिव्स द क्रेडिट टू द लोन टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस है ये कंपलसरी होती है, बट यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया जा सकता है इन सर्टेन केसेस ऑफ एक्सपोर्टर्स। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड्स बैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइमली रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स अगर आप कर रहे हो, फॉरेन करेंसी क्रेडिट कार्ड्स आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। फॉरेन करेंसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स आपको हैं, फॉरेन करेंसी लोन्स वगैरह लेने हैं, तो बैंक्स कैन गिव दैट आल्सो। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके साथ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज द वेरी वंडरफुल पोर्टल जो बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई के द्वारा ये पर्टिकुलर पोर्टल बनाया गया जहां पर एक्सपोर्ट डेटा जो है उसे स्टोर किया जाता है। तो एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इसका नाम है। बहुत ही बढ़िया पोर्टल है। यहाँ पर होता ये था कि पहले पूरा सिस्टम था कि बैंक्स हैड टू रिपोर्ट टू आरबीआई पीरियोडिकली सारा एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फिर आरबीआई उसे प्रोसेस करता है। अब आरबीआई ने क्या कर दिया है, बैंक को डायरेक्टली ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है पोर्टल पर डाल देना है। कोई भी जो है स्पेसिफिक रिपोर्टिंग इससे रिलेटेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू डेटा जो ये पोर्टल पे जा रहा है। तो दैट पोर्टल इज कॉल्ड एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये जो पोर्टल यहाँ पर सारा डेटा जा रहा है, ये डेटा आरबीआई के द्वारा कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। तो देयर आर टू पोर्टल्स एक्चुअली, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस। ओके, यू कैन गेस व्हाट इज आईडीपीएमएस, है ना? इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसे मॉनिटर किया जाता है, एडी बैंक डेटा पूरा उस पर डालते हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म है। 2014 फर्स्ट मार्च को इसे लाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे के सारे शिपिंग रिलेटेड बिल्स वगैरह जो है हैंडल किए जा सके। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जो एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट में, तो यहाँ पर आरबीआई प्रिपेयर करता है ये सारा जो एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा अपलोड हो रहा है इस पोर्टल पे, इसके बेसिस पर कौन सा एक्सपोर्टर अच्छा है, गुड एक्सपोर्टर्स, बैड एक्सपोर्टर्स, इनको क्लासिफाई करता है। तो ये बैड एक्सपोर्टर्स का स्पेसिफिक नेम है जिन्हें कॉशन लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, कॉशन इन द सेंस यू नीड टू बी कॉशियस व्हाइल डूइंग बिजनेस विद दीज एक्सपोर्टर्स। ठीक है, गुड एक्सपोर्टर्स जो है वो कॉशन लिस्ट में नहीं होते। तो ऐसा क्लासिफिकेशन होता है। डिलेड यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस, एडवांस वगैरह जो है प्रोवाइड किया जा रहा है अगर एक्सपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग है, और गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं किए गए, ये सारी चीजें मॉनिटर की जा सकती है। इसके साथ साथ यू कैन सी कि ईच एंड एवरी बैंक को अपना पूरा डेटा यहाँ पर डालना होता है, एक्सपोर्ट रिलेटेड सारा कुछ। और कॉशन यहाँ पर आरबीआई प्रिपेयर्स अ कॉशन डिकॉशन लिस्ट। ठीक है, तो कॉशन लिस्ट में कोई था, अब उसे निकाल दिया गया, तो डी कॉशन लिस्ट ये पूरा बनाया जाता है। एडी बैंक सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को रिकमेंड करते हैं एक्सपोर्टर जो भी कॉशन लिस्ट में जिसे डालना है, एंड डेटा उसका इस पोर्टल पर आरबीआई डेफिनेटली चेक कर सकता है। ये मैकेनिज्म किस तरीके का है, केसेस वेयर एक्सपोर्टर ट्रेसेबल नहीं है या फिर सीरियस नहीं है बैंक को पेमेंट देने से रिलेटेड, बैंक से लोन लिया उसने एक्सपोर्ट के लिए, बैंक को जो है गारंटी दिलवाई है, लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर पेंडिंग है, ये सारी चीजें, बट द एक्सपोर्टर इज नॉट सीरियस कि बैंक को ये पैसे वापस दो, तो ऐसे में इस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को कॉशन लिस्ट में डलवा सकता है कोई भी बैंक बाय रिपोर्टिंग दैट टू आरबीआई। ठीक है, रिकॉर्ड एडवांस रेमिटेंस जो भी रिसीव किया जा रहा है, लेट्स से कई बार ये होता है कि बायर जो है एडवांस में ही पेमेंट कर देता है,
और ये एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर है उसके एफर्ट्स की वजह से हो रहा है, तो दैट आल्सो शुड बी रिकॉर्डेड एंड एक्सपोर्टर ऑब्वियसली यहाँ पर जो है अच्छा काम कर रहा है। ओल्ड आउटस्टैंडिंग एडवांस रेमिटेंसेस कितने हैं, इसका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म डेवलप करना होगा ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को, ये चीज आरबीआई ने कहा है। अगर कई बार ये होता है कि टाइम लिमिट रियलाइजेशन का जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का वो एक्सटेंड किया जाना होता है, तो उससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए। और इसका बेनिफिट ये है कि पहले एक सेपरेट एक्सओएस रिपोर्टिंग नाम का जो होता है, एक्सपोर्ट बिल्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं ये सबसे रिलेटेड सारी चीजें फाइल्स बनाकर जो है रिपोर्टिंग वगैरह की जाती थी बैंक के द्वारा टू आरबीआई। बट नाउ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली पोर्टल पे टाइम टू टाइम रियल टाइम में डालते जाओ SAR information, and then that can be checked directly by RBI. Okay, so that is what is EDPMS. Now moving on, there are two other methods जिनके through export finance किया जाता है. तो one of them is called the factoring. ठीक है, factoring को simply समझ लेते हैं. यहाँ पर buyer जो person है, this is the importer. ठीक है, and the seller is the person who is the exporter. essentially. तो फैक्टरिंग एक्चुअली डोमेस्टिक लेवल पर भी होता है, सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बायर एंड सेलर, एंड देन उसको हम इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के टर्म्स में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बायर है, ठीक है, व्हाट द बायर विल डू, बायर को रिक्वायरमेंट है कुछ गुड्स की, तो वो गुड्स एक्चुअली सेंड कर दिए गए हैं बाय द सेलर। नाउ द बायर इज सेइंग आई कैन नॉट पे फॉर द गुड्स राइट नाउ, इमीडिएटली मैं पेमेंट नहीं कर सकता, यानी कि बायर एक्चुअली रिक्वायर्स सम टाइम टू पे दैट। तो एक्सपोर्टर जो कि सेलर है ही सेंड्स द बिल जो भी है जनरेट करके उसका कॉपी बायर को सेंड कर देता है, बट ही सेज आई कैन नॉट पे नाउ, देन व्हाट विल द बायर या फिर इंपोर्टर डू, ही विल अप्रोच अ पर्टिकुलर फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर के पास जाएंगे और फिर ये कहेंगे कि ये पर्टिकुलर बिल जो है आप ले लो, एंड देन ये इसके जो पैसे हैं वो आपको देने होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बिल है सेलर एक्चुअली सबमिट कर देता है टू द बैंक। ओके, सो द सेलर या फिर एक्सपोर्टर बैंक को अप्रोच करता है और कहता है कि ये मेरा बिल है, इसकी कॉपी आपके पास रखो, एंड देन आई वांट सम मनी ओवर इट, बिकॉज बायर ने अभी दिया नहीं है पैसा, आप ये बिल रखो। तो बैंक क्या करता है, उस पर्टिकुलर बिल को एक्चुअली बाय कर लेता है, इट इज लाइक बाइंग दैट बिल। इसमें क्या होता है, वो बिल इसके पास आ गया, अब बैंक 100 रुपीज का अगर लेट से वो बिल जनरेट किया गया है, तो 100 रुपीज बैंक इसको दे देता है बाय कटिंग सम चार्जेस। ओके, सो यहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो दो पार्ट्स में की जाती है, 75 to 80%, यानी कि 75 to 80 रुपीज इनिशियली ही दे दिया जाता है जैसे ही इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है वो फैक्टरिंग, देन द रेस्ट 25 to 20% जो है वो लेटर ऑन दिया जाता है। तो ऐसे, तो 75 to 80% इनिशियली दे दिया गया, बाकी और इसमें से अपना जो भी कमीशन है फीस है वो बैंक कट कर लेता है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये बिल इसके पास आ गया बैंक के पास, सो बैंक यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंटिटी बन जाता है विच इज कॉल्ड अ फैक्टर। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ये कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ओके, बिल ले लेता है, बिल का कलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी इस फैक्टर के पास है एक तो। ठीक है, बिल अब पेमेंट उस पर करना है तो बायर सीधा बैंक को पे करेगा जो कि ये फैक्टर है। सेकंड थिंग इज जो सेलर के कई सारे एक्टिविटीज हैं वो सारे बैंक के थ्रू राउट किए जाते हैं, यानी कि सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है, इसका क्रेडिट जो लिया जा रहा है, लोन्स लिया जा रहा है बाय द सेलर, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। साथ के साथ एक पर्टिकुलर एमआईएस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिपोर्ट, कि ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहा है सेलर, फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहा है उससे रिलेटेड। तो इतने सारे फंक्शन जो है फैक्टर फुलफिल करता है, ये ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर, एंड उनके लिए कुछ सर्विस फीस भी लेता है। ओके, दो तरह की फीस लेता है फैक्टर, पहला तो ये डिस्काउंटिंग फीस या फिर इनिशियल जो फाइनेंसिंग किया गया उसका फीस लेता है, एंड देन सर्विस फीस लेता है, तो ये सारे सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज व्हाट फैक्टरिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन अकाउंट बेसिस पर ये किया जाता है, यानी कि ये सारे जो सेलर के अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड ऑल है वो सब अवेलेबल होता है टू द बैंक और द फैक्टर। फैक्टर परचेजेस क्लाइंट्स बुक डेट्स, ठीक है, डेट्स परचेज कर लिया जाता है बाय द फैक्टर, एंड फैक्टर उसको अब रियलाइज करवाता है और बायर से पेमेंट लेता है। क्रेडिट कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स लेजर, ये सब किया जाता है अंडर फैक्टर। तो इसका पूरा का पूरा जो रिकमेंडेशन 1990s में कल्याण सुंदरम कमेटी के द्वारा आरबीआई
जो जिसने बैठाया था इस कमेटी को उसने दिया था कि कैसे कैसे प्रोसीड होना है फैक्टरिंग से रिलेटेड इन इंडिया। व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड? डेट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, सेल्स लेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग ये सब बचाते हुए। क्रेडिट प्रोटेक्शन किया जाता है, क्रेडिट इंटेलिजेंस यानी कि जो भी क्रेडिट लिया जा रहा है बाय द सेलर, ऑल ऑफ दोज आर प्रोटेक्टेड एंड एडवाइज्ड बाय द बैंक। ठीक है, इसके साथ साथ फैक्टर तो फाइनेंसिंग भी करता है 75 to 80% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, जैसा मैंने आपको बताया इनिशियली। नो व्हाट इज द प्रोसेस? दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। एक्सपोर्टर अप्रोचेस द फैक्टर। इससे पहले तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम एक जो है गुड्स मैं आपको भेजूंगा। फिर वो इंपोर्टर कहता है कि मैं आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं करूंगा, तब ये फैक्टर के पास जाके एक एग्रीमेंट करता है कि ये सारी चीजें आपको करनी है। और फिर इसके बाद फैक्टर जो है यहाँ पर इट कैन बी टू एक्चुअली फैक्टर्स। एक तो एक्सपोर्टर के साइड से होगा जिसे हम एक्सपोर्ट फैक्टर कहते हैं, एंड एक इसी तरीके का जो इंपोर्टर के पास बैंक होगा दैट कैन बी इंपोर्ट फैक्टर। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के बीच जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स एंड बिल्स वगैरह सबमिट होते हैं, ये बिल्स यहाँ पे दिया जाता है एंड इसको चेक करता है विद द बायर। तो बायर इसे ओके कर देता है, देन गुड्स सेंड होते हैं और फिर पेमेंट आता है इस बैंक को, ये पेमेंट इधर करता है। इससे पहले ये बैंक पेमेंट कर चुका होता है टू द सेलर 75 to 80% एंड द रेस्ट ही पेज आफ्टर कटिंग हिज फीस। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन हियर। ओके, नाउ फैक्टरिंग में अगर हम देखें, अगर नॉन पेमेंट होता है, अगर वो इंपोर्टर जो है पेमेंट नहीं करता है, इम्पोर्ट फैक्टर एक्चुअली क्लाइंट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्ट फैक्टर जो ये बैंक है वो अब वसूलता है सारे के सारे पैसे फ्रॉम द इम्पोर्टर। ठीक है, दो फैक्टर होने का रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि इंटरनेशनली होता है जैसे यूएस में, तो ये फैक्टर दोनों को ही संभालना इसके लिए डिफिकल्टी होगा, ये इंडिया में है तो दैट इज वाई देयर आर टू फैक्टर। तो ये इम्पोर्ट फैक्टर क्या करता है, अगर ये पेमेंट टाइम पे नहीं देता है तो द इम्पोर्ट फैक्टर हैज टू इसको जो है वसूलने का काम उनका हो जाता है। सो इस बेसिस पर देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फैक्टरिंग, इंटरनेशनल फैक्टरिंग के डिफरेंट काइंड्स के। पहला काइंड क्या है, देयर इज द इम्पोर्टर, इम्पोर्टर का बैंक। ठीक है, एंड जिसे हम इम्पोर्ट फैक्टर भी कह रहे हैं। ओके, अब एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर का बैंक, इसे हम एक्सपोर्ट फैक्टर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्ट फैक्टर सॉरी ये जो फैक्टरिंग इसका सबसे पहला टाइप है सिंगल फैक्टर सिस्टम। तो ये जो इम्पोर्टर है ये इनके बीच में एग्रीमेंट होता है और फिर ये एक्सपोर्टर एक्चुअली अप्रोचेस द एक्सपोर्ट फैक्टर। एक्सपोर्ट फैक्टर डायरेक्टली इंपोर्टर के साथ इंटरैक्ट करता है, ये इंपोर्टर इंपोर्ट फैक्टर के थ्रू नहीं करता। ठीक है, और सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब लेट्स से कभी भी ऐसा हो कि इंपोर्टर ने पेमेंट ड्यू डेट तक दी नहीं है, तो ऐसे में इंपोर्ट फैक्टर को इन्वोक किया जाता है कि भाई जाओ और देखो कि इसने पेमेंट क्यों नहीं की। उससे हम सिंगल फैक्टर सिस्टम कहते हैं। ये ऐसा फैक्टर सिस्टम है जहां पर दोनों फैक्टर्स होते तो हैं लेकिन इंपोर्ट फैक्टर सोया हुआ होता है, यानी कि ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड, इसके एक्टिविटीज कुछ नहीं होते, बट तब भी होते हैं जब इसने डिफॉल्ट कर दिया हो। दैट इज कॉल्ड सिंगल फैक्टर। टू फैक्टर सिस्टम तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इंपोर्टर और इसके बीच में होगा, अब इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा और यहाँ से बिल भेजा जाएगा, ये बिल इधर ऐसे इधर भेजा जाएगा, बैंक कंफर्म करके इसको जो है बिल यहाँ पर देता है एंड ये बिल के बेसिस पर ये गुड्स सेंड किए जाते हैं, गुड्स रिसीव किए जाते हैं। राइट, गुड्स रिसीव करने के बाद पेमेंट जाता है, ये पेमेंट इधर से इधर भेजा गया है। राइट, और इसका जो बाकी पार्ट है वो पेमेंट कर दिया जाए। दैट इज टू फैक्टर सिस्टम। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम में क्या होता है, देयर इज ओनली, ये इंपोर्टर है ये एक्सपोर्टर है एंड ओनली एक्सपोर्ट फैक्टर होता है, इंपोर्ट फैक्टर होता ही नहीं है। इफ देयर इज अ डिफॉल्ट आल्सो एक्सपोर्ट फैक्टर जाकर इंपोर्टर से जो है वसूलेगा, बट देयर इज नो इंपोर्ट फैक्टर एट ऑल। इसी तरीके से डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग में क्या होता है, इंपोर्ट फैक्टर खाली होता है, एक्सपोर्ट फैक्टर नहीं होता। I hope that is very clear. Now moving on, what are the advantages of this? 75 to 80% तक का आपका जो बिल का अमाउंट है that you are getting from this। कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्रेडिट चेक इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो बायर है उस पर लगता रहता है क्योंकि देयर इज एन इंपोर्ट फैक्टर एक्सपोर्ट फैक्टर जो इसको चेक करते रहते हैं एंड बायर से वसूलते रहते हैं।
सेल्स लेजर मेंटेनेंस, क्रेडिट प्रोटेक्शन, एडवाइजरी सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज फैक्टर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं टू द एक्सपोर्टर स्पेसिफिकली। ओके, दैट इज फैक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोरफेटिंग। तो फोरफेटिंग इज सिमिलर टू फैक्टरिंग, बट यहाँ पर एक एंटिटी होता है, बैंक्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेम, बट एन एक्स्ट्रा एंटिटी इज देयर दैट इज कॉल्ड द फोरफेटर। ठीक है, और फोरफेटिंग मोस्टली इंटरनेशनल बेसिस पर होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, फैक्टरिंग में इनिशियली आपको 75 to 80% का जो फाइनेंसिंग है वो प्रोवाइड किया जाता है, बट फोरफेटिंग में 100% फाइनेंस इनिशियली आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक्सपोर्टर को 100% पैसे जो है इनिशियली मिल जाएंगे, ऑब्वियसली आफ्टर कटिंग द फीस एंड ऑल जो फोरफेटर का है। दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाट इज गिवन इन द मीनिंग हियर। ठीक है, बेसिस क्या है इसका, जो इम्पोर्टर है उसका कंट्री रिस्क क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ गारंटी इम्पोर्टर का बैंक क्या है, उसके बेसिस पर फोरफेटर डिसाइड करता है कि ये फोरफेटिंग उसे करनी है या नहीं, और किस तरीके से फाइनेंसिंग करनी है। कौन से गुड्स एलिजिबल हैं इंटरनेशनल ट्रेड में फोरफेटिंग के लिए, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है so there are 5 parties which we have already seen, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, उनके बैंक्स एंड फोरफेटर। फोरफेटर यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहले एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ ऐसे गुड्स सेंड करने हैं। ओके, अब ये एक्सपोर्टर अपने बैंक के थ्रू फोरफेटर को अप्रोच करता है, इंपोर्टर अपने बैंक के थ्रू इस फोरफेटिंग को करने के लिए उसे अप्रोच करता है। अब फोरफेटर और एक्सपोर्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ ऐसे ऐसे हमें करना है, इतने चार्जेस लगेंगे, एंड वो चीज बैंक के थ्रू अप्रूव किया जाता है कि हाँ ये सब सही है। अब इसके बाद गुड सेंड कर दिए गए, रिसीव कर लिए गए, अब ये पेमेंट जो मिला है, इंपोर्टर विल गिव इट टू द इंपोर्टर बैंक, और जैसे ही ये एग्रीमेंट कर लिया जाता है, फोरफेटर 100% जो चार्जेस हैं बिल के वो दे देता है, बिल को कंफर्म करवा के। ठीक है, इंपोर्टर बैंक एंड इंपोर्टर से बिल को कंफर्म करवाता है कि ये सही है या नहीं, और वो जो पैसे हैं वो दे देता है अपने चार्जेस कट करके। राइट, तो फोरफेटर गिव्स 100% मनी इनिशियली ओनली। इसके बाद व्हाट हैपेंस इज द फोरफेटर देन ट्राइज टू गेट द मनी जो है इंपोर्टर के पास से इंपोर्टर के बैंक को जाता है एंड फोरफेटर के पास जाता है। सो जो मनी उसने दे रखा है वो सब वसूल हो जाता है। राइट, इसके अलावा अपने चार्जेस भी कट करता है, कमिटमेंट फीस हो गया, डिस्काउंट फाइनेंसिंग चार्जेस हो गया, ये सब कट करता है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, और इसमें एग्जिम बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, जो ये एक्सपोर्टर बैंक है या फिर इंपोर्टर बैंक है, इसमें Exim Bank can be involved so as to provide these services mainly as a exporter bank, right? What are the benefits? 100% finance initially मिल जाता है, political commercial सारे तरह के रिस्क को कवर किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क, अगर लेट्स से अगला सामने वाला जो कंट्री है वहां पर कोई पॉलिटिकल इश्यूज है, कमर्शियल रिस्क ऐसा हो सकता है कि जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, उसकी बैंक्रप्सी हो सकती है, ऑल ऑफ दोज आर कवर्ड हियर, और ये पूरा विदाउट रिकोर्स होता है, सो दैट इज वेरी सेफ कि कोई भी पार्टी यहाँ पर बैकआउट नहीं कर सकती। फ्रीडम होता है क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉस्ट सेविंग्स है, फिक्स्ड रेट फाइनेंसिंग यहाँ पर हो रहा है क्योंकि चार्जेस सारे पहले से ही फिक्स्ड है, और फीस वगैरह यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है, सो दैट इज सेफ फॉर द फोरफेटर ऑल्सो। Now, finally, what are the differences between factoring and forfeiting? Factoring is suitable for ongoing open account sales, और ये जो है मोस्टली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए सूटेबल है, या फिर इंटरनेशनल है तो एलसीज वगैरह के थ्रू एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब है तो इट इज गुड। आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि फैक्टरिंग में एक्सपोर्टर जो है बिल्स ट्रांसफर कर देता है, बट यहाँ पर एक्सपोर्टर बिल फोरफिटर को देता है एंड इंपोर्टर बैंक के पास ये जाता है बिल। अभी इंपोर्टर बैंक इस चीज को कंफर्म करके बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करेगा। दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द एवेलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज या अवेलिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये असली बिल जो है उसके कॉपीज यहाँ वहाँ नहीं घूमते, बैंक के तरफ से बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जाता है और इस पूरे ट्रांजैक्शन को सेफली किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड या एवेलाइज्ड बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड।
हाँ, अनदर थिंग ऑफ डिफरेंस इज द फैक्टरिंग होता है वो 150 डेज 90 डेज ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फोरफेटिंग इज टेकन फॉर 1 to 5 years, ठीक है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है। विथ रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स हो सकता है, ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज विदाउट रिकोर्स ही होता है। यहाँ पर कंटिन्यूस अरेंजमेंट बिटवीन फैक्टर एंड क्लाइंट होना होगा, क्योंकि फैक्टर काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो जो सेल्स रिलेटेड लेजर है उसको मेंटेन करना। दूसरा क्रेडिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और क्रेडिट लोन्स किस तरीके से लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो सारी चीजें हैं उनको मेंटेन करना। रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, एमआईएस रिपोर्ट। फाइनली कलेक्शन ऑफ द डेट इज आल्सो द हेडेक या फिर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्टर। ओके, इन द सेम वे यहाँ पर जो फोरफेटिंग है, यहाँ पर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं की जाती है, ओनली कलेक्शन किया जाता है of the amount, ठीक है। फैक्टर assumes responsibility of collection and helps client reduce overhead cost, ठीक है। responsibility extends to collection of debt only, सिर्फ कलेक्शन करता है और कुछ नहीं। चार्जेस यहाँ पर फाइनेंसिंग, कलेक्शन, एमआईएस रिपोर्ट प्रिपरेशन रिलेटेड, डिस्काउंट एंड कमिटमेंट, दो तरह के चार्जेस यहाँ पर होते हैं। कमिटमेंट की, हाँ हमने फोरफेटिंग की है, ये कमिटमेंट। और डिस्काउंटिंग इज सम जो 100% मनी प्रोवाइड किया जा रहा है बाय कटिंग द चार्जेस, उसके लिए। फैक्टरिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के लिए हो सकता है, बट फोरफेटिंग इज मोस्टली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। I hope that is very clear. We have seen all of these things. Now moving on, गोल्ड कार्ड स्कीम की जब हम बात करें फॉर एक्सपोर्टर्स, ये एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर एक्सपोर्टर्स हैविंग ओवरड्यू बिल्स इन एक्सेस ऑफ डैश ऑफ द प्रीवियस ईयर्स टर्नओवर। तो वेरी क्लियरली एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया 10% इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। यूपीडीएमएस रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट थिंग यहाँ पर है, दिस हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड सिंस 1st March 2014, दैट इज करेक्ट। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेपरेट एक्सओएस रिपोर्टिंग, नहीं, ये रिपोर्टिंग को हटाने के लिए तो ईपीडीएमएस लाया गया है, सेपरेट रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। ये सही है, ये गलत है। तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज नॉट देयर, सो द करेक्ट आंसर इज सी। थर्ड, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? गाइडलाइंस रिक्वायर बैंक्स टू रिकॉर्ड द एडवांस रेमिटेंसेस रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स इन ईपीडीएमएस, यस ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये एडवांस रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड करने होंगे। थैंक यू।